हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे ख्याल से बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, मैं आपके सम्मुख पुनः हाजिर हूं। आप सभी का स्वागत है महाराजा ऑडियो बुक्स में, जिसमें आप सुन रहे हैं अनिल मोहन की शानदार उपन्यास मुखिया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अगर जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं भी आपको फटाफट एक से एक बढ़कर नए उपन्यास आपके सामने प्रस्तुत करते रहूंगा। तो आइए शुरू करते हैं अनिल मोहन का मुखिया नामक उपन्यास का तीसरा एपिसोड, जिसमें आप पाएंगे रहस्य, रोमांच और थ्रिलर। दलाल, यही नाम था उसका। यही कहकर उसे पुकारते थे। असली नाम क्या था, ये बात तो बहुत पीछे रह गई थी। वो खुद भी जैसे अपना असली नाम भूल चुका था। जैसा काम वो करता था वैसा ही नाम पड़ गया था उसका। दलाली उसका धंधा था। बिचौलिए का काम करता था, अपनी कमीशन ले लेता था। दलाली किसी भी काम की हो, हर तरह के काम की दलाली कर लेता था वो। खतरे वाला काम था उसका। कोई भी उससे तंग आकर उसकी हत्या कर सकता था। कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार बचा वो। उसे अच्छी तरह एहसास था इस बात का कि अपराधों की दुनिया में दलाली जानलेवा साबित होती है। यूं दलाली का काम उसने औरतों की दलाली से शुरू किया था। ये बात आज से 20 साल पहले की है। पहले 2 साल उसने ये काम किया, फिर वह अपराधों की दलाली में प्रवेश करता चला गया। 18 सालों से वो इसी धंधे में था और अपराध की दुनिया को बेहद करीब से जानता था। ऐसे कई रहस्य उसके सीने में दबे थे कि जिनके बाहर निकलते ही अपराध की दुनिया की तस्वीर बदल जाती। परंतु वो जानता था कि किन बातों को अपने भीतर रखना है और किन्हें बाहर। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो हाथ में लिए काम की गंभीरता को समझता था और उसे दिल से पूरा करता था। अपने काम में वो कभी भी लापरवाही नहीं करता था। 3 घंटे पहले उसे वीर सिंह मिला था। एक काम उसके हवाले कर गया और 5 लाख दे गया था। साथ में ये भी कह गया था कि उसका काम पूरा करे। 10 लाख रुपया काम की समाप्ति पर भी देगा। सौदा बुरा नहीं लगा दलाल को। काम ज़्यादा कठिन नहीं था। खतरा था, परंतु इतना ज़्यादा नहीं कि उसे सोचना पड़ता। उसी काम की खातिर दलाल ने एक व्यावसायिक इमारत की पार्किंग में कार खड़ी करके खुद को एक जगह खड़ा कर रखा था और आने जाने वालों पर पैनी निगाह रख रहा था। दलाल का पहनावा ही उसकी पहचान था। वो हमेशा ही काली पैंट पहने नजर आता था। ऊपर सस्ती सी सूती कमीज पहनी होती और उसके ऊपर के 2 बटन खोले होते। गालों पर 2-3 दिन की सेव अवश्य बढ़ी होती। वहाँ काले सफ़ेद मिक्स बाल नजर आते रहते। देखने वाला यही समझता था कि वो जीवन से थका सा इंसान है, परंतु अपने फटे पुराने हुलिये की वजह से वो कई बार मुसीबतों से बचा था। तभी उसकी निगाह 50 बरस के एक व्यक्ति पर पड़ी, जो कि 2 फाइलें थामे, दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन को थामे 2 व्यक्तियों के साथ इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ा आ रहा था। इसी का इंतजार था दलाल को। दलाल ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और जल्दी से नंबर मिलाया। चंद पलों बाद ही 50 बरस वाले व्यक्ति के हाथ में दबे मोबाइल फ़ोन की बेल बजी। उसके आगे बढ़ने की रफ्तार कुछ कम हुई। स्क्रीन में आए नंबर को 2 पल देखता रहा, फिर बात की। हेलो, कैसा है तू नरोत्तम? दलाल की आवाज़ कानों में पड़ी। कौन है तू? साल भर हो गया हमारी बात नहीं हुई, तो तू मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान रहा? अफसोस है। ओह तू, नाम मत ले मेरा। नरोत्तम एकाएक ठिठक गया, गंभीर हुआ। साथ चलते दोनों आदमी भी ठिठके। क्या बात है? नरोत्तम ने पूछा। तेरे से मिलना है। मैं व्यस्त हूँ और मैं तेरे से 40 कदमों की दूरी पर खड़ा हूँ। साथ के दोनों आदमियों को दफा कर और दाईं तरफ चलना शुरू कर दे। मैं मिल जाऊँगा, समझा? तेरे से मिलना है। वो तेरे को याद है ना 3 साल पहले वाली बात? जाह्नवी को भूला नहीं होगा, जैसे मुखिया बहन मानकर इज्जत देता था। और आता हूँ। नरोत्तम की आवाज़ में कंपन उभरा। दूसरी तरफ से दलाल ने फ़ोन बंद कर दिया था। नरोत्तम ने फ़ोन बंद किया। बिगड़ती हालत पर वो बखूबी काबू पा चुका था। उसने सामान्य भाव से फाइलें साथ खड़े आदमी को थमाई और बोला, तुम दोनों चलो, मैं 15 मिनट तक आता हूँ। वो दोनों फाइलें थामे इमारत में प्रवेश कर गए। नरोत्तम ने शांत भाव से दाईं तरफ चलना शुरू किया। उसकी निगाह दलाल को तलाश कर रही थी। वहाँ कई लोग आ जा रहे थे। इधर कुछ कारें भी खड़ी थीं। नरोत्तम 100 कदम ही चला होगा कि दलाल ने उसे पुकारा। नरोत्तम ने ठिठक कर गर्दन घुमाई तो दलाल को एक दीवार की ओट में शांत भाव से खड़े पाया। उस तरफ कम लोगों का ही आना जाना था। दलाल मुस्कुराया, नजरें मिलते ही नरोत्तम उसके पास जा पहुंचा। क्या बात है?
नरोत्तम ने उसे घूरा। नाराज क्यों होता है? आराम से बात कर। इस तरह क्यों बुलाया? मिलना था तो मेरे पास आ जाता। तेरे को तो पता ही है कि मुझे अपराध की दुनिया का तिनका तिनका जानता है। दलाल जिधर जाएगा उधर ही हलचल मच जाएगी। मैं सीधा तेरे पास आकर मिलता तो मुखिया तेरे से पूछ सकता था कि मैं तेरे से क्यों मिला। तब तू क्या कहता? सच बात तो बता ही नहीं सकता उसे कि क्यों नहीं बता सकता कि तेरी मेरी क्या बात हुई? जाह्नवी की मौत भी तो बीच में आ जाती है, जिसे मुखिया अपनी बहन की तरह मानता था। नरोत्तम के जबड़े भिज गए। वो दलाल को घूरता रहा। दलाल ढीठता से मुस्कुराया। क्या जानता है तू जाह्नवी के बारे में? नरोत्तम ने शब्दों को चबाकर पूछा। जानता तो मैं ये बात 3 साल पहले से ही हूँ, जब उसे मारा था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी तो बात कभी होठों पर भी नहीं आई। मेरी नज़र में मुखिया सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। वो आज तक नहीं जान पाया कि जाह्नवी को किसने मारा था। उसने मेरी सेवा ली होती तो मैं उसकी ये समस्या हल कर देता। 10-20 लाख मुझे भी मिल जाता, लेकिन मेरे को कभी भी मुखिया ने भाव नहीं दिया। नरोत्तम दलाल को खा जाने वाली नज़रों से देखता रहा। दलाल मुस्कुराकर कह उठा, तू मुखिया के ड्रग्स डिपार्टमेंट का हिसाब रखता है। मुखिया तेरे पे इतना विश्वास करता है कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि उसकी मुंहबोली बहन जाह्नवी पर तुम्हारी नज़र थी और एक दिन मौका पाकर तुमने उसे बर्बाद किया, और फिर इस डर से कि मुखिया को सब पता चल जाएगा जाह्नवी को खत्म कर दिया तुमने। जब तुम जाह्नवी को मारकर उसकी लाश बेड के बक्से में डाल रहे थे तो मैं खिड़की के शीशे पर चेहरा टिकाए सब कुछ देख रहा था। तुम वहां नहीं हो सकते। नरोत्तम के होठों से निकला। वही था मैं। जाह्नवी ने मुझे बुलाया था। मेरे हाथ में कैमरा भी था। मैं उसे पुराना जानता था। कैमरा? हाँ, जाह्नवी ने मुझे खतरे से भरा काम सौंपा था। किसी की खास मौके की तस्वीरें खींचनी थी। उसमें मेरी जान जाने का भी खतरा था। इस काम के मैंने उससे 3 लाख रुपए लिए थे। उसका काम पूरा करके तब वापस आया था और जाह्नवी की लाश को तुम बेड के बॉक्स में डाल रहे थे तो सिर्फ एक तस्वीर ले ली थी मैंने तुम्हारी। तस्वीर बहुत साफ आई थी नरोत्तम। नरोत्तम ने आंखें बंद कर ली। कुछ पल आंखें बंद रखी, फिर खोलते हुए उसने गहरी सांस ली। दलाल को देखा। मैं दलाल जरूर हूं, लेकिन ब्लैकमेलर नहीं। ब्लैकमेलर होता तो अब तक तुमसे जाने कितनी दौलत ले ली होती इस बात को मुखिया से दूर रखने के लिए, दलाल ने बेहद शांत स्वर में कहा। नरोत्तम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी और धीमे स्वर में कह उठा, आज क्या जरूरत पड़ गई ये बात मेरे सामने करने की? कुछ काम लेना है तेरे से। सीधी तरह तो तू मेरा काम करता नहीं, इसलिए पहले ये बात रख दी। बोल। कोई मुखिया के बारे में पूरी जानकारी चाहता है। नरोत्तम की निगाह दलाल पर जा टिकी। चुप्पी रही। फिर नरोत्तम ही बोला, कैसी जानकारी? मुखिया का पूरा टाइम टेबल। वो किधर जाता है, क्यों जाता है, किससे मिलेगा, कब जाएगा, कब वापस आएगा और किस किस रास्ते से गुजरेगा, कब वो अकेला रहता है और कहाँ पर अकेला रहता है। नरोत्तम का चेहरा फक पड़ गया। माँ क्यों मर गई तेरी? दलाल कड़वे ढंग से मुस्कुराया। मुखिया को मारना चाहते हो? मैं क्यों मारूंगा? जो तुमसे जानकारी ले रहा है यकीनन वो मुखिया को मारना चाहता होगा। मेरे को क्या, मैं अपने काम की तरफ ध्यान रखता हूँ। जानकारी दो, पैसा लो। फालतू बातों की तरफ मैं देखता सोचता नहीं। मेरी आदत सब जानते हैं कि दलाल सिर्फ काम की तरफ ध्यान देता है। नरोत्तम जड़ सा खड़ा था। दलाल के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। मुखिया बहुत खुश होगा जब मैं उसे वो तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें तुम जाह्नवी की लाश को बेड के बॉक्स में डाल रहे हो। नरोत्तम ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम्हें मुखिया को तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो धीमे स्वर में बोला। मैं जानता हूं कि नरोत्तम बहुत समझदार है। नरोत्तम ने सिगरेट सुलगा ली। वो कुछ परेशान और कुछ गंभीर नजर आ रहा था। मैं मुखिया के आने जाने के बारे में कोई खास जानकारी नहीं रखता, तो पता कर। ज्यादा पता भी नहीं कर सकता। क्यों? किसी को शक हो जाएगा। ये तू जान, मेरी समस्या तू हल कर सकता है। नहीं करेगा तो मैं मुखिया से मिलूंगा। नरोत्तम ने उसकी आंखों में झांका। बार बार धमकी मत दे। मेरा काम कर दे, धमकी नहीं दूंगा, मुस्कुरा पड़ा दलाल। कौन तेरे से काम ले रहा है? तेरे को क्या? तेरे को जो कहा है वो काम कर। मेरा नंबर नोट कर। हर 5 घंटे में एक बार तू मुझे फोन करेगा, बात करेगा और मुखिया के बारे में जो भी तूने पता लगाया होगा वो मेरे को नोट करा देगा। बहुत सख्त ड्यूटी दे रहा है मुझे तू। मुझे अपना काम पूरा चाहिए। सच में दलाल, मुखिया के लिए काम करते हुए उसके बारे में जानकारी पाना खतरनाक है। मुखिया की मुंहबोली बहन की जान लेना। चुप रहो।
दलाल खामोश हो गया। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। फिर नरोत्तम धीमे स्वर में बोला, मैं पता करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या? अब तो तू मुझे मुखिया के सिर के बाल भी गिनकर नोट कर आएगा। हर 5 घंटे में एक बार तू मुझे फोन करेगा और मुखिया के बारे में बातें बताएगा। मेरे को भी आगे जवाब देना है। दलाल ने सख्त नजरों से उसे घूरा। करूंगा फोन, नरोत्तम ने गंभीर स्वर में कहा। इस वक्त मुखिया कहाँ है? कल वो कहीं गया था। कहाँ गया है इस बारे में किसी को पता नहीं। आएगा कब नहीं पता। इस बारे में किसी को भी नहीं मालूम। मुखिया अक्सर कहाँ चला जाता है और कई कई दिन गायब क्यों रहता है? नहीं जानता। सब कुछ पता करके बता। जो मालूम हो सकेगा वो ही बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा बातें मालूम कर। मेरे को भी आगे जवाब देना है। मुझे भी अपना धंधा देखना है। अगर तूने ठीक से मेरा काम न किया तो समझ जा मुखिया तेरा क्या हाल करेगा। बचना है तो ईमानदारी दिखा मुझे। अगले दिन वीर सिंह और दलाल मिले। कल शाम मुखिया वापस आ गया था। कैसे पता चला? ये तो अपने धंधे का सीक्रेट है, दलाल मुस्कुराकर बोला। काम की बात बता। वीर सिंह के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। 3 दिन बाद सिर्फ 1 दिन के लिए मुखिया बैंकॉक जा रहा है। उसके साथ विमान में 2 आदमी सफर करेंगे। एयरपोर्ट तक वो सुरक्षा में पहुंचेगा और बैंकॉक एयरपोर्ट पर मुखिया की सुरक्षा के लिए उसके कई आदमी वहां होंगे। वीर सिंह की निगाह दलाल पर टिकी रही। दलाल एकाएक गंभीर हुआ। बैंकॉक में मुखिया के लिए स्वीट बुक है। चेंग हो होटल में 11वां फ्लोर, 1108 नंबर का स्वीट। वीर सिंह देखता रहा दलाल को। 3 लाख और लूंगा आगे कुछ बोलने के। दलाल एकाएक बोला, बोल। वीर सिंह ने सिर हिलाया। उस स्वीट की 2 खिड़कियां जिस तरफ खुलती हैं उधर 10 मंजिल होटल ब्लैक हार्स है। ब्लैक हार्स होटल के उस तरफ खुलने वाले बहुत कमरे हैं। खास तौर से 9वीं और 10वीं मंजिल पर बने कमरे तुम्हारे काम के होंगे। दोनों में फासला कितना है? बीच में 40 फीट चौड़ी सड़क और दोनों तरफ के फुटपाथ मिलाकर 50 फीट का फासला होगा। 60-70 फीट लगा लो। यानी कि निशाना लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। दलाल खामोश रहा। इतनी जानकारी तूने कहाँ से ली दलाल? लेनी पड़ी, दलाल मुस्कुराया। मैं तुम्हारी समस्या भांप चुका हूं, इसलिए रास्ता भी तुम्हें दिखा दिया। वीर सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। 3 दिन बाद मुखिया बैंकॉक जा रहा है? वीर सिंह कह उठा। हाँ, एयरपोर्ट से वो सीधा चेंग हो होटल के स्वीट में पहुंचेगा। उस दिन और रात तक कुछ लोग उसे उसी होटल में मिलने आएंगे। वो होटल के स्वीट से बाहर नहीं आएगा और अगले दिन 11 बजे की फ्लाइट से वो वापस हिंदुस्तान आ जाएगा, दलाल ने बताया। कोई और खास बात? तुम्हारे काम की कुछ भी नहीं। शाम को आकर 3 लाख ले लेना। अभी ले जाऊं? दलाल बोला। काम खत्म हो जाएगा, शाम को कहीं दूसरा काम है। वीर सिंह ने उसे देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, जा बामन से ले ले, मैं उसे फोन कर देता हूँ। दलाल ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कुछ दूर खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। वीर सिंह ने फोन निकालकर बामन से बात की। दलाल आ रहा है, उसे 3 लाख दे देना। ठीक है, कल हम बैंकॉक जाएंगे मुखिया के लिए। समझा? वामन का सतर्क स्वर वीर सिंह के कानों में पड़ा। मैं तैयार हूं, पूरी बात बता। शाम को आऊंगा, तब सब पता चल जाएगा, वीर सिंह ने कहकर फोन बंद किया और कार की तरफ बढ़ गया। तीन दिन बाद बैंकॉक में बामन और वीर सिंह 2 दिन पहले ही बैंकॉक में पहुंच गए थे। ब्लैक हॉर्स होटल में 9वीं मंजिल पर ऐसा कमरा किराए पर लिया जिसकी बालकनी सामने सड़क पर चेंग हो होटल के 1108 नंबर के स्वीट की दोनों खिड़कियों की तरफ थी। 1108 नंबर स्वीट की वे पुष्टि कर चुके थे कि वो कौन सा है और उसकी खिड़कियां कौन सी हैं। कल शाम को उस स्वीट की खिड़कियां खोली गई थी और होटल के 2-3 कर्मचारी वहां दिखे थे, जो कि यकीनन कमरे की साफ सफाई और सज्जा पर ध्यान दे रहे होंगे। आज मुखिया बैंकॉक पहुंच रहा था। सुबह के 10 बजे थे। वामन और वीर सिंह ब्लैक हॉर्स होटल की उसी 9वीं मंजिल के कमरे में थे। बालकनी की तरफ खुलने वाला शीशे का दरवाजा बंद था। भीतर कुर्सियों पर बैठे वे दोनों चेंग हो होटल की 11वीं मंजिल पर स्थित 1108 नंबर स्वीट की खिड़कियों को देख रहे थे। पास ही 3.5 फीट के स्टैंड पर टेलीस्कोप लगी राइफल फिट थी।
वामन रात को ही बैंकॉक स्थित अपने आदमियों से फोल्डिंग राइफल और टेलीस्कोप लेकर आया था। वीर सिंह ने वामन को देखा। क्या ख्याल है तेरा? वीर सिंह बोला, मुखिया हमारी गन के निशाने पर आएगा। आना तो चाहिए, वामन गंभीर स्वर में बोला। वो दिन का कुछ हिस्सा और पूरी रात होटल के उस स्वीट में बिताएगा। वो दोनों खिड़कियां स्वीट के बेडरूम और ड्राइंग रूम की है। एक दो बार तो उसे खिड़की पर अवश्य आना चाहिए। ना आया तो हमारी किस्मत। नया रास्ता देखेंगे मुखिया को खत्म करने का। वामन ने सिर हिलाया। घेवरा को बताया कि हम बैंकॉक किस काम के लिए जा रहे हैं? घेवरा को अब सिर्फ मुखिया के मारे जाने की ही खबर दूंगा, वामन ने होठ भींच कर कहा। वीर सिंह ने सिगरेट सुलगा ली। अगर मुखिया का निशाना लग गया तो हमें फौरन यहाँ से निकल चलना होगा, वामन बोला। बाहर पार्किंग में कार के साथ हमारा आदमी मौजूद है। वो बैंकॉक के सारे रास्ते जानता है। वो हमें निकाल ले जाएगा। क्या वक्त हुआ है? 10:20। मुखिया के प्लेन का क्या वक्त है? 10 बजे का। मतलब कि वो बैंकॉक पहुंच चुका है। हाँ, और वो कभी भी अपने स्वीट में पहुंच सकता है। हमारा एक आदमी चेंग हो होटल पर नजर रख रहा है। मुखिया जब वहां पहुंचेगा तो हमें उसी पल खबर कर। तभी वामन की जेब में पड़ा मोबाइल बजा। दोनों की नजरें मिली। वामन ने फोन निकालकर बात की। कहो। मुखिया अभी अभी तगड़ी सिक्योरिटी में होटल आ पहुंचा है। ठीक है, वहीं रहो, खास बात हो तो खबर करना, कहकर वामन ने फोन बंद किया। मुखिया आ गया है। दोनों की नजरें मिली। उनकी आंखों में मौत ही मौत थी। शाम के 4 बज रहे थे। वीर सिंह और वामन उसी कमरे में बैठे बालकनी के बंद शीशे के दरवाजे से बाहर सामने सड़क पर चेंग हो होटल की 11वीं मंजिल पर स्थित मुखिया के स्वीट पर नजरें टिकाए हुए थे। वो दोनों खिड़कियां बंद थीं, अभी तक खोली ना गई थी। भीतर की हलचल का उन्हें कुछ भी स्पष्ट पता न चल रहा था। इतना अवश्य था कि कमरे में कोई है, क्योंकि खिड़कियों से पर्दे हटा दिए गए थे। अगर मुखिया शीशे की बंद खिड़की के पास आया भी होगा तो उन्हें नजर नहीं आ सका। वे कभी कभी टेलीस्कोप पर भी नजरें टिका देते थे कि खिड़की का दृश्य साफ दिखे। खिड़की खुली नहीं, अभी तक एक भी नहीं खुली। अगर मुखिया ने खिड़की ना खोली, वो खिड़की पर ना आया, तो हमारी सारी मेहनत बेकार। इन कामों में ये सब तो होता ही है मेरे ख्याल में। तभी वामन का मोबाइल बजा। वामन ने बात की। बोल। 2 लोग अभी अभी मुखिया से मिलकर गए हैं। कौन है वो? मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। जो खबर मिली बता दी। शाम 6 बजे मुखिया की किसी से अपॉइंटमेंट है। कौन आएगा मुखिया से मिलने? नहीं मालूम। इस बात को बहुत ही गुप्त रखा गया है। आवाज कानों में पड़ रही थी। और तीसरी अपॉइंटमेंट रात 9 बजे है। उसके बाद सुबह की 8 बजे की फ्लाइट से उसकी इंडिया की वापसी। तुम वहीं टिके रहो, खास बात हो तो बताना। वामन ने फोन बंद किया। मुखिया कुछ देर पहले ही किसी से मिलकर फारिग हुआ है? वीर सिंह ने पूछा। हाँ, और अभी 2 लोगों से मिलना है उसने। शाम 6 बजे और रात 9 बजे। सुबह 8 बजे की फ्लाइट से वापस जाएगा। वापस तो तब जाएगा जब हम उसे जाने देंगे। जरूरी तो नहीं कि वो हमारे निशाने पर आए ही। साली खिड़की भी नहीं खुल रही। खुली हो तो कुछ आशा बंधे कि वो खिड़की पर कभी भी आ सकता है। वक्त गुजरने लगा। शिकार के इंतजार में दोनों बैठे रहे। रात के 10 बजने जा रहे थे। वीर सिंह और वामन के हौसले टूटने लगे थे। मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं, वीर सिंह बोला। दिन निकल गया, रात भी निकल जाएगी, सुबह वो चला जाएगा। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हमारा बैंकॉक आना बेकार रहा। वामन के होंठ भिज गए। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर रखी थी कि उनकी हरकतों को कोई देख न सके। दोनों की निगाह चेंग हो होटल की 11वीं मंजिल के उस स्वीट की खिड़कियों पर थी, जहां भीतर रोशनी हुई नजर आ रही थी। चूंकि वे 2 मंजिल नीचे थे, इसलिए कमरे के भीतर का दृश्य नजर नहीं आ रहा था। वीर सिंह, हमें छत पर जाना चाहिए। छत पर? वहां से खिड़की सीधी दिखेगी। दोनों की नजरें मिली। हो जाए, गन को छत पर ले जाना खतरनाक होगा। किसी की नजर पड़ जाएगी और देखा जाएगा। हमने मुखिया को हर हाल में खत्म करना है। गन खोलो, छत पर जाकर फिर से गन तैयार कर। वो देख। वीर सिंह की निगाह भी उधर ही घूमी।
खिड़की पर कोई था, शायद मुखिया। दोनों के दिल धड़क उठे। वामन ने स्टैंड पर लगी गन के टेलीस्कोप पर आंख लगा दी। खिड़की का दृश्य बहुत हद तक स्पष्ट नजर आने लगा। वो व्यक्ति खिड़की खोल रहा था। देखते ही देखते उसने धक्का दिया और खिड़की के पल्ले खुल गए। उस व्यक्ति ने खिड़की की चौखट पर हाथ रखकर बाहर को झांका। कौन है ये? वीर सिंह बोला। चेहरा नजर नहीं आ रहा। वामन टेलीस्कोप पर नजरें टिकाए कह उठा। कमरे में हो रही रोशनी की चमक में मैं उसे स्पष्ट नहीं देख पा रहा हूँ। उसका एंगल बदला तो चेहरा स्पष्ट दिखेगा। वो मुखिया ही होगा शायद। मार साले को, ले निशाना। वीर सिंह गुर्रा उठा। वामन का हाथ गन की लिबलिबी पर पहुंच गया। चंद पल बीते। सोचता क्या है? चेहरा देखने की कोशिश कर रहा। भाड़ में गया चेहरा। वो मुखिया ही होगा। उसके कमरे में कोई दूसरा नहीं हो सकता जो इस तरह खिड़की पर आ जाए। दबा ट्रिगर। दबाऊं? जल्दी कर। वामन तब ट्रिगर दबाने ही जा रहा था कि ठिठक गया। टेलीस्कोप में उसने स्पष्ट देखा कि खिड़की पर खड़े व्यक्ति के पीछे कोई आ खड़ा हुआ है। ये वीर सिंह ने भी देखा। दूसरा कौन है? वीर सिंह के होठों से निकला। खिड़की वाले ने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा था। वामन का हाथ ट्रिगर से हट गया। दूसरा कौन है वामन? वीर सिंह की आवाज तेज हो गई। मुखिया। क्या? वीर सिंह अचकचाया, फिर बोला, तो पहला कौन है? घेवरा। वामन ने शांत स्वर में कहा। वीर सिंह उछल पड़ा। घेवरा? हाँ, वामन ने गंभीर शांत स्वर में कहा और गन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। वीर सिंह ने वामन को देखा, फिर तुरंत झुककर टेलीस्कोप पर आंख लगा दी। वो खिड़की जैसे उसे मात्र एक हाथ पर दिखी। खिड़की पर खड़ा घेवरा और मुखिया स्पष्ट नजर आए। दोनों के हाथों में विस्की के गिलास थे और वे बातें भी कर रहे थे। वीर सिंह हैरानी से उन दोनों को इकट्ठा देखता रहा, फिर सीधा खड़ा हो गया। घेवरा को इस तरह बैंकॉक में मुखिया के पास देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। 9 बजे वाली अपॉइंटमेंट घेवरा की ही थी। वामन भावहीन स्वर में बोला। दोनों की नजरें मिली। क्या ख्याल है? वीर सिंह ने पूछा। मुखिया का निशाना लेना ठीक होगा? ठीक नहीं होगा। क्यों? घेवरा जाने किस चक्कर में मुखिया से मिला है। उसकी मौजूदगी में मुखिया मरा तो क्या होगा? बुरा होगा। हर कोई यही समझेगा कि घेवरा ने मुखिया को मारा है। घेवरा की बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक कहा तूने। तब दौराजी घेवरा के खिलाफ मौत की जंग छेड़ देगा। घेवरा को मार के ही दौराजी दम तोड़ेगा। ना मार सका तो भी दोनों तरफ भारी तबाही मचेगी, सैकड़ों मरेंगे। लेकिन ये मुखिया को मारने का सुनहरा मौका है। घेवरा ने हमारी मेहनत खराब कर दी। दोनों कई पलों तक खामोश रहे। उन्होंने खिड़की पर से घेवरा को हटते देखा। अब वहां सिर्फ मुखिया खड़ा था। आसान निशाना था। ऐसा मौका फिर शायद कभी नहीं मिलना था, परंतु घेवरा की मौजूदगी ने उनके हाथ बांध दिए थे। दोनों की मुलाकात का क्या मतलब है? वीर सिंह ने पूछा। समझौता, वामन ने गंभीर स्वर में कहा। किस बात का? धंधे से वास्ता रखती किसी बात का भी हो सकता है, वामन बोला। घेवरा की गलती है। उसे चाहिए कि हमें खबर अवश्य करता कि वो मुखिया से मिलने जा रहा है। हमें खबर नहीं की तो क्या हुआ? यहाँ वो अकेला ना आया होगा। पूरे इंतजाम साथ में होंगे। वीर सिंह ने सिगरेट सुलगा ली। अब यहाँ हमारी कोई ज़रूरत नहीं। रात की फ्लाइट से हमें वापस हिंदुस्तान जाना चाहिए। वामन ने वीर सिंह को देखा और नजरें पुनः स्वीट की खिड़की की तरफ उठाई। अब वहाँ कोई न था। घेवरा और मुखिया के हाथों में विस्की के गिलास थे। यकीनन उनमें दोस्ती गांठने की बातें हो रही होंगी, वामन ने कहा। उनमें जो भी हो, परंतु ये तो पक्का है कि इस वक्त मुखिया को निशाना बनाना घेवरा साहब के लिए खतरनाक होगा। काम के बाद हम में से कोई पकड़ लिया गया तो तब भी यही माना जाएगा कि घेवरा साहब मुखिया से मिलने आए, लेकिन बाहर अपने आदमी रखे थे। धोखे से वो मुखिया साहब को खिड़की पर लाए और निशाना लगवा दिया। मतलब कि ये मौका हमें हर हाल में गंवाना होगा। हाँ, चलो वापस हिंदुस्तान। घेवरा साहब से बात करने के बाद ही मुखिया का निशाना लेंगे। अगले दिन वामन गहरी नींद में था कि वीर सिंह उसके पास पहुंचा। उसे नींद से उठाया। क्या है? घेवरा साहब का फोन आया है, बलीराम ने बात की। वामन ने आंखें खोलकर उसे देखा। तेरे को घेवरा साहब याद कर रहे हैं। मोबाइल बंद है मेरा। तभी तो दूसरी लाइन पर घेवरा साहब का फोन आया। तो बैंकॉक से आ गए होंगे। क्या पता कब आए, हम तो कल ही वापस आ गए थे।
वामन ने सिगरेट सुलगाई। किधर बुलाया है घेवरा साहब ने? बलीराम से पूछ लेना। दोनों की नजरें मिली। वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, अब की बार घेवरा साहब से पक्का पूछ लेना कि मुखिया के बारे में उनका क्या प्रोग्राम है। बार बार मुखिया जैसे दम वाले को निशाने पर लेना कठिन है। बैंकॉक में हमने बढ़िया मौका खो दिया। वीर सिंह ने फोन खोला और 2 कॉफी लाने को कहा। फिर वीर सिंह से बोला, सच में मुखिया को खत्म करने का बैंकॉक में हमें बहुत बढ़िया मौका मिला। घेवरा साहब ने गड़बड़ कर दी। अगर वे तब मुखिया के पास ना होते तो हमने अपना काम कर देना था। मैं तो कहूँगा कि घेवरा साहब किस्मत वाले निकले जो बच गए। वामन बोला, क्या मतलब? जब खिड़की खुली और घेवरा साहब आ खड़े हुए थे तब हम यही समझ रहे थे कि वो मुखिया है। तुमने कहा भी था मुझे कि निशाना तो ले लूं। अगर मैं निशाना ले लेता तो घेवरा साहब का काम हो जाना था। ऐसा हो जाता तो हमारी गलती ना होती। वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक कहा तूने। तब हमें क्या पता था कि मुखिया के पास घेवरा साहब हैं। तभी बलीराम नाम का 30 वर्षीय व्यक्ति ट्रे में कॉफी के प्याले रखे आया। दोनों को एक एक प्याला थमाकर वो वामन से कह उठा, घेवरा साहब का फोन पता चल गया है। कोई खास बात कही उन्होंने? मुझसे उन्होंने आपके बारे में पूछा। मैंने बताया कि आप नींद में हैं तो उन्होंने कहा कि आपको उनके पास आने के लिए कहूँ। बस बस जा तू। बलीराम बाहर निकल गया। क्यों बुलाया होगा? वीर सिंह ने पूछा। क्या पता, कोई तो बात होगी। घेवरा ने बामन को भीतर आते देखकर सिर हिलाया। फिर बोला, आ बामन बैठ। बामन टेबल के इस पार कुर्सी पर बैठ गया। बहुत देर लगा दी आने में। कोई काम कर रहा था क्या? सो रहा था। आपका मैसेज सामान्य था इसलिए आने में ज्यादा जल्दी नहीं की। घेवरा ने बामन की आंखों में देखा। कुछ कहना है तेरे को? घेवरा ने पूछा। बामन नहीं समझा कि घेवरा क्या कहना चाहता है। बैंकॉक में मुखिया के स्वीट की खिड़की पर मैं जानबूझकर आ खड़ा हुआ था। बामन सतर्क हुआ, इसलिए कि तुम मुझे देख लो और कुछ ना करो। अगर उस वक्त तुम दोनों की चलाई गोली से मुखिया को कुछ हो जाता तो उसके आदमी मुझे वहां से जिंदा ना आने देते। वे यही सोचते कि ये सब मैंने करवाया है। ऐसा था तो आप हमें बता सकते थे कि वक्त नहीं था बताने का। घेवरा ने टेबल पर हाथ थपथपाकर कहा, जब मैं मुखिया से मुलाकात करने होटल में जा पहुंचा था तब मुझे फोन आया और पता चला कि तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। उस वक्त मेरे पास ऐसा कोई रास्ता न था कि तुम दोनों को पीछे हटने के लिए कह पाता। आपको मुखिया समझकर तब आप पर भी गोली चल सकती थी। वामन गंभीर स्वर में बोला। वो रात का वक्त था। जलती रोशनियों के कारण पहचानने में कुछ परेशानी आ रही थी। मैं जानता था कि ये खतरा मुझे है, परंतु उस वक्त मेरे लिए वो खतरा उठाना जरूरी हो गया था। तुम लोगों की चलाई एक गोली भी मुझे मुसीबत में डाल सकती थी। घेवरा ने कहा। मुखिया तक आप कैसे पहुंच गए? बैंकॉक में हमारी मुलाकात तय थी। मुखिया मुझसे मिलने ही बैंकॉक गया था। घेवरा ने कहा। वो मेरे से समझौते की बात करना चाहता था तो बात करने में मैंने बुराई नहीं समझी। समझौता हुआ? हमारे मुद्दों पर कभी भी एक मुलाकात में फैसला नहीं हो जाता। दसियों बार मिलना पड़ता है। कभी उसे मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी तो कभी मुझे उसकी बातें पसंद नहीं आएंगी। बातचीत का सिलसिला लंबा है। इस मुलाकात में मुखिया के साथ क्या तय हुआ? यही कि एक दूसरे पर हम हमला करना बंद कर देंगे और बातचीत जारी रखेंगे। बामन की गर्दन हौले से हिली। लेकिन हमने अपना काम जारी रखना है, घेवरा ने कहा। बामन घेवरा को देखता रहा। मैंने मुखिया की बातों से महसूस किया है कि वो कुछ वक्त के लिए मेरे से रंजिश खत्म करना चाहता है। कुछ वक्त के लिए क्यों? शायद वो किसी खास काम में व्यस्त है। अपना कुछ वक्त वो शांति से निकालना चाहता है। घेवरा सोच भरे स्वर में कह रहा था। उसकी हर बात में इस बात का जोर था कि बातें होती रहेंगी। इस वक्त हमें दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। आने वाले वक्त में जो नतीजा निकलेगा उसी के आधार पर आगे का वक्त होगा। वामन ने पहलू बदला। आगे काम कैसे जारी रखना है? मुखिया के आदमियों के साथ छिटपुट लड़ाइयाँ खत्म हो जानी चाहिए। वामन घेवरा को देखता रहा। लेकिन मुखिया को खत्म कर दो। वामन सीधा हो गया। मुखिया के बाद उसके बेटे दौराजी का पत्ता भी साफ कर दिया जाएगा। तब अंडरवर्ल्ड पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ऐसा कोई दूसरा नहीं यहाँ जो हमारी ताकत का मुकाबला कर सके। वामन ने सिर हिलाया। बैंकॉक में तुम और वीर सिंह मुखिया का निशाना नहीं ले सके मेरी वजह से। घेवरा मुस्कुराया।
तब गुस्सा तो आया होगा। आया था, मैं समझता हूँ। गुस्से की वजह थी कि मुखिया को खत्म करने का वो सुनहरा मौका था। दोबारा शायद ऐसा मौका ना मिले। मैं समझता हूँ। घेवरा ने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। मुखिया को निशाने पर लेने का दोबारा मौका ढूंढो। कोशिश करता हूँ कि ये काम जल्दी हो जाए। वीर सिंह को मेरी तरफ से कहना कि ये काम हर कीमत पर जल्दी पूरा होना चाहिए। वामन उठ खड़ा हुआ। अपने आदमियों तक मैसेज पहुंचा दो कि मुखिया से झगड़ा बंद। कहते हुए घेवरा के दांत भिज गए। समझ गया। उसी दिन शाम को वीर सिंह दलाल से पुरानी जगह पर मिला। मुझसे कोई गलती हो गई? मिलते ही दलाल ने पूछा। नहीं। दलाल की पैनी निगाह वीर सिंह पर थी। मैं तो बैंकॉक से कोई खबर पाने की आशा कर रहा था। वहाँ एक अपनी जान पहचान वाला है। उसे फ़ोन पर बोल दिया था मैंने कि चेंग हो होटल में कुछ हो तो मुझे तुरंत खबर करे, परंतु उसने कोई खबर नहीं दी। वीर सिंह ने दलाल को देखा तो दलाल मुस्कुराया। जल्दी खबर मिल जाएगी। दलाल वीर सिंह को देखता रहा। मुखिया के बारे में पूरी जानकारी दे, वीर सिंह ने कहा। पूरी जानकारी? हाँ, उस जानकारी में से हम अपना रास्ता निकालेंगे। उसकी गर्दन कैसे काटनी है। लगता है घेवरा साहब ने पक्का इरादा कर लिया है कि घेवरा साहब बहुत व्यस्त हैं। वीर सिंह मुस्कुराया। ऐसे काम वे खुद नहीं करते। दलाल ने सिर हिला दिया। मुखिया के बारे में कोई जानकारी पाने की कोशिश करना खतरनाक है, दलाल बोला। वो तो नोट बता दलाल, क्या लेगा? वीर सिंह ने शांत स्वर में कहा। 25 लाख ज़्यादा हैं। मुखिया के आदमियों को मेरे पे शक हो गया तो वो मुझे मार भी सकते हैं। ठीक है, 25 मिलेंगे। 20 पहले, 5 बाद में या बीच में ले लूँगा। बामन से 20 लाख ले लेना। तुम फ़ोन कर देना उसे। तो मुखिया के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हो? वीर सिंह की नज़रें दलाल पर जा टिकी। मुझसे दगाबाजी करने के फेर में मत पड़ जाना दलाल। कहीं मुखिया के सगे बन जाओ। मैं किसी पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करता। अपने धंधों की तरफ ध्यान देता हूँ। वीर सिंह की निगाह दलाल पर ही थी। तुम्हारा असली मकसद मुखिया को खत्म करना है? हाँ। फिर तो तुम्हें ऐसी बातें जाननी चाहिए कि जिससे मुखिया की मौत का प्लान बनाने में आसानी हो। वीर सिंह उसे देखता रहा। ठीक है, मैं तुम्हें जल्दी बताऊंगा। तुम बामन को मेरे 20 लाख के लिए फ़ोन कर दो। सबसे पहले मैं बामन के पास जा रहा हूँ। दलाल, वीर सिंह शांत स्वर में बोला, मुझे जो भी जानकारी दो वो ठोस और पक्की होनी चाहिए। दलाल काम भी बढ़िया करता है और दलाली भी बढ़िया लेता है। रात के 11 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर रौनक थी। दौड़ते वाहनों की चमकती हेडलाइटें, पीली मरकरी फैली रोशनियां, वाहनों का शोर, जिंदगी बिना रुके दौड़ी जा रही थी। दलाल अपनी पुरानी कार में सड़क के किनारे बैठा था। पास ही फुटपाथ और सामने दुकानों की लाइन थी। अधिकतर दुकानें बंद हो चुकी थी। बेकरी, पेस्ट्री शॉप, आइसक्रीम पार्लर या रेस्टोरेंट जैसी दुकानें खुली थी और उन पर भीड़ भी नजर आ रही थी। 15 मिनट हो गए थे दलाल को इसी तरह बैठे। वो सतर्क था। पैनी निगाह हर तरफ घूम रही थी। जेब में पड़ी रिवॉल्वर को रह रहकर थपथपा लेता। तभी ठीक उसके पीछे एक अन्य कार आ रुकी। हेडलाइट के तीव्र प्रकाश में उसकी कार नहा गई। फिर पीछे की कार की हेडलाइट बंद हुई। दलाल की सतर्क निगाह पीछे देखने वाले मिरर पर थी। पीछे वाली कार से उसने नरोत्तम को निकलते और इस तरफ आते देखा। नरोत्तम अकेला आया है या और लोग भी उसके साथ है, ये देखने के लिए उसकी नज़रें हर तरफ घूमी। शक वाला कोई न दिखा। तब तक नरोत्तम उसके पास आ पहुंचा था। अंदर आजा, दलाल ने गंभीर स्वर में कहा। नरोत्तम उसके बगल वाली सीट पर आ बैठा। अब तुम्हें क्या परेशानी है? जला भुना नरोत्तम बोला। दलाल ने हाथ बढ़ाकर पीछे वाली सीट पर रखी तस्वीर उठाकर उसकी टांगों पर रख दी। दलाल ने वो तस्वीर उठाकर बाहर से आती रोशनी में देखी तो हड़बड़ाकर उसने तस्वीर के छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर फेंक दी। दलाल हौले से हंसा। तस्वीर में नरोत्तम जाह्नवी की लाश को बेड बॉक्स में डाल रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नरोत्तम दांत भींचकर बोला। मैंने सोचा तुम्हें एक प्रिंट तो दिखा देना चाहिए।
तुमने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था इस तस्वीर को मुखिया से दूर रखूंगा। दलाल को घूरने लगा नरोत्तम। दलाल ने बाहर देखते हुए सिगरेट सुलगाई। अब क्या चाहता है तू? बैंकॉक वाली खबर ठीक दी थी तूने। सही खबर पाकर मेरी पार्टी को तसल्ली हुई। नरोत्तम दलाल को घूरता रहा। मुखिया के बारे में और खबरें ला। मेरी पार्टी को थोड़ी बहुत जानकारी से तसल्ली नहीं हो रही। नरोत्तम के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी। दांत क्यों फाड़ रहा है? जल्दी मरेगा तू। मेरे से पहले तू मर जाएगा। मुखिया को पता चला कि जाह्नवी को तूने मारा है तो वो, मैं तेरी बात कर रहा हूँ कि तू मरेगा दलाल। दलाल के दांत भिज गए। मेरे को ब्लैकमेल करना छोड़ दे। दलाल ने होंठ भींचे कस लिया। तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे पास एक से एक खतरनाक लोग हैं। उन्हें सिर्फ ये ही कहना पड़ेगा कि दलाल मुझे अच्छा नहीं लगता। इतनी सी बात पर ही वो तेरे को खत्म कर देंगे। दलाल चुप रहा। मेरा पीछा छोड़ दो। तस्वीर का नेगेटिव मेरे को दे दे। ये खेल बार बार नहीं चलने वाला। ये खेल हर बार चलेगा नरोत्तम, बार बार चलेगा। तू पक्का मरेगा। तेरी तस्वीर का मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है कि मेरी मौत होते ही वो तस्वीर 2 घंटों में मुखिया तक पहुंच जाएगी। मैं जानता हूं तू मेरे को खत्म करने की सोच सकता है, इसलिए तेरा इंतजाम मैंने पहले ही कर रखा है। मैं मरा नहीं कि तू भी मर गया। मुखिया के पास फौरन तेरी करतूत वाली तस्वीर पहुंच जाएगी, दलाल ने कड़वे स्वर में कहा। नरोत्तम के दांत भिज गए थे। और जब भी तू मेरा काम नहीं करेगा तो तस्वीर मैं मुखिया को डाक से भेज दूंगा। नरोत्तम का जिस्म गुस्से से कांप उठा। उतर, दलाल बोला। कार से बाहर निकल, मैं चलता हूँ। नरोत्तम बैठा रहा। तू मेरा काम नहीं करना चाहता तो मैं तेरी वो तस्वीर मुखिया तक पहुंचाने जा रहा हूँ। नरोत्तम मुंह घुमाकर खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ पल खामोशी रही। क्या जानकारी चाहता है तू? नरोत्तम ने सिर घुमाकर दलाल को देखा। स्वर पर उसने काबू पा रखा था। मैं नहीं, मेरी पार्टी जानना चाहती है। पार्टी चाहती है कि उसे पता चले मुखिया कब कब कहाँ अकेला होता है। इस बात को जानने के लिए वो बहुत पैसा खर्च कर रही है। दलाल ने सख्त स्वर में कहा। मैं किसी से पैसे लेता हूँ तो उसका काम हर हाल में पूरा करता हूँ। पार्टी है कौन, ये जानना तेरा काम नहीं है। तूने पहले भी पूछा था। इतना तो पक्का है, तेरी पार्टी मुखिया को खत्म करना चाहती है। पार्टी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं समझ चुका हूँ कि ऐसा ही होगा। पता नहीं क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो तेरे लिए फायदे की बात है। कैसे? मुखिया के बाद जाह्नवी वाली तस्वीर बेकार हो जाएगी। तेरे को मेरे से ब्लैकमेल नहीं होना पड़ेगा। नरोत्तम ने घूरा दलाल को। तू बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है दलाल, और इस खेल में तू भी शामिल हो चुका है। अब पीछे नहीं हट सकता। बैंकॉक में क्या हुआ मैं नहीं जानता। तुम्हारी खबर मैंने पार्टी तक पहुंचा दी थी। वे चुप रहे। मुखिया एकांतवास कहाँ करता है? नरोत्तम चुप रहा। कोई तो ऐसी जगह होगी जहां मुखिया महीने में 2 दिन के लिए आराम के लिए जाता होगा। मैं उस जगह के बारे में नहीं जानता। नहीं जानता तो पता कर। तेरे जैसे समझदार बंदे को मैं क्या समझाऊं? नरोत्तम ने गहरी सांस ली और बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। सुन। नरोत्तम ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। वो औरत बढ़िया है जिसे तूने 2 महीने पहले फ्लैट लेकर दिया है। नरोत्तम की आंखें सिकुड़ी। ये बात तेरी बीवी और बेटा नहीं जानते। अगर उन्हें पता चल जाए तो तेरे को खत्म कर देंगे वे। तेरा मुंह बंद रहेगा तो उन्हें पता नहीं चलेगा। नरोत्तम ने दांत भींचकर कहा। मैं अपना मुंह भला क्यों खोलूंगा? दलाल कड़वे स्वर में बोला। तेरा फोन कब आएगा? जब मुखिया के बारे में कुछ खास पता चलेगा। ये काम घंटों में होना चाहिए। दिनों की गुंजाइश नहीं है मेरी पार्टी के पास। नरोत्तम कार से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। ड्रग्स का धंधा कैसा चल रहा है मुखिया का? तू तो उस धंधे से आई दौलत का हिसाब रखता है। पहले से हल्का है। क्यों? घेवरा इस धंधे पर छाता जा रहा है। समझ में नहीं आता कि मुखिया ढीला क्यों चल रहा है। नरोत्तम ने शांत स्वर में कहा। इस धंधे में वो ही चलता है जो ढीला न पड़े। अपराध की दुनिया में किसी का वजूद स्थिर नहीं है। दलाल मुस्कुराया। जो आज होता है वो कल नहीं होता, और जो कल होता है वो परसों नहीं होता।
काम वो ही चलते हैं, लेकिन चेहरे बदलते रहते हैं। नरोत्तम ने कुछ नहीं कहा और पीछे खड़ी कार की तरफ बढ़ गया। दलाल ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। दो दिन बाद वीर सिंह वामन के पास पहुंचा। थोड़ी सी काम की बात पता चली है। वीर सिंह बैठा। क्या? मुखिया की एक जगह का पता चला है जहां वो आराम करने जाता है। कल वो वहीं जा रहा है। लंच उसका वहीं है, रात को वहीं रहेगा और अगले दिन लंच के बाद वो वहां से चलेगा। 24 घंटे तफरीह के बिताएगा मुखिया। वामन की आंखें सिकुड़ी। हाँ। कहाँ पर? तमिलनाडु के पास ही, समुद्र के तट पर। वहाँ वो अक्सर जाता रहता है, परंतु इस जगह के बारे में उसके बहुत खास आदमी ही जानते हैं। वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। जगह का पक्का पता कर लिया है? हाँ, दलाल ने बताया है। वामन कुछ पलों तक वीर सिंह को देखता रहा, फिर फोन का रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगा। लाइन मिली, बात हो गई। कहो। घेवरा की आवाज़ कानों में पड़ी। मुखिया से अब तो आपकी कोई मुलाकात नहीं है? वामन ने पूछा। नहीं। कोई अड़चन नहीं? नहीं। फिर बात करूंगा। वामन ने रिसीवर रखकर वीर सिंह को देखा। वीर सिंह उसे ही देख रहा था। हमें अभी उस बीच की तरफ रवाना हो जाना होगा। मुखिया वहाँ लंच तक पहुँचेगा। वीर सिंह वक्त का हिसाब लगाता बोला। हम कुछ ही घंटों में वहाँ पहुँच जाएंगे। हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँचना पड़ेगा। मुखिया भी सुबह नाश्ते के बाद ही हेलीकॉप्टर से वहाँ जाएगा। वामन उठा। वीर सिंह भी खड़ा हो गया। हमें अभी चल देना चाहिए, तैयारी में भी तो वक्त लगेगा। किसी को साथ में ले जाने की ज़रूरत है? नहीं, ज़्यादा भीड़ से काम खराब हो जाएगा। मुखिया का मामला है ये। जैसा तुम ठीक समझो। क्या ख्याल है, वहाँ पर मुखिया की सुरक्षा के इंतजाम होंगे? क्यों नहीं होंगे? मुखिया बिना सुरक्षा के रहकर खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। समुद्र तट पर मुखिया का निशाना लेने के बाद हमारे पास भागने के रास्ते कम होंगे। उसके आदमी हमें शूट कर देंगे। वो ऐसी कोशिश अवश्य करेंगे। हमें खुद को बचाकर रखना होगा। भागने के रास्ते पहले ही तैयार रखने होंगे। उधर गोपालन कुट्टी है हमारा आदमी। उसे खबर दे दो कि खुद को फुर्सत में रखे। हम आ रहे हैं। ये बात वो किसी को बताए नहीं, मुंह बंद रखे। इसके अलावा जिन चीज़ों और हथियारों की ज़रूरत हो, कुट्टी से कह देना। आधी रात का वक्त था। आकाश में तारे चमक रहे थे। चंद्रमा की रोशनी में समुद्र की उछलती लहरें रह रहकर चमक उठती थीं। लहरों का शोर उठता और फिर सब कुछ शांत सा महसूस होने लगता। चंद पलों बाद पुनः कहीं से लहरें उठती और शोर खड़ा हो जाता। उन्हीं लहरों के संग समुद्र की छाती पर एक बड़ी बोट डोल रही थी। उसकी सारी रोशनियां बंद थीं। अंधेरे में समुद्र का ही हिस्सा लग रही थी जैसे। लहरें उस बोट को अपने संग धीरे धीरे आगे ले जा रही थीं। बोट के खुले हिस्से में 3 लोग नजर आ रहे थे। एक आराम से कुर्सी जैसी किसी चीज पर बैठा था। बाकी 2 खड़े रात के स्याह समुद्र में नजरें दौड़ा रहे थे। तभी बैठे व्यक्ति के पास मौजूद मोबाइल फोन बज उठा। हेलो, उसने फोन निकालकर बात की। कुट्टी, वामन की आवाज़ कानों में पड़ी। कहिए वामन साहब, गोपालन कुट्टी कह उठा। कहाँ हो तुम? समुद्र के उसी हिस्से में जहाँ होने को मैंने कहा था। बोट की लाइटें बंद हैं। हमारे हेलीकॉप्टर की रोशनियां भी बंद हैं। क्या तुम हमें देख पा रहे हो? नहीं। आवाज़ भी नहीं सुन पा रहे? नहीं। फ़ोन चालू रखो। हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे तो बता देना। कुट्टी और उसके दोनों साथियों की निगाह अंधेरे से भरे आसमान में फिरने लगी। वो शायद हेलीकॉप्टर को देख लेना चाहते थे, लेकिन ये भी जानते थे कि अंधेरे में हेलीकॉप्टर की आवाज़ पहले सुनाई देगी और नज़र वो बाद में आएगा। ऐसा ही हुआ। 5 मिनट के बाद ही हेलीकॉप्टर की मध्यम आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगी। ठीक है, आवाज़ सुनाई देने लगी है। सुनते रहो और बताओ कि आवाज़ पास से आ रही है या दूर। कुछ देर उनमें इसी तरह की बातें होती रही। फिर वह हेलीकॉप्टर उनकी बोट के 70 फीट ऊपर आकर स्थिर हो गया। इंजन की तेज आवाज़ कानों में पड़ रही थी, परंतु रोशनियां बंद थीं। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर से रस्सी की सीढ़ी लटकाई गई और पहले वामन बोट में पहुंचा, फिर वीर सिंह। उसके बाद सीढ़ी हेलीकॉप्टर में वापस खींच ली गई और हेलीकॉप्टर अपनी जगह से हिला और दूर होता चला गया। आप दोनों का स्वागत है, गोपालन कुट्टी अंधेरे में दोनों से हाथ मिलाते कह उठा। बीच की
वो जगह यहाँ से कितनी दूर है जिसके बारे में तुम्हें बताया था? बोट पर वहां पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। उधर ही चलो, कोशिश करना कि बोट की रोशनी बंद ही रहे। गोपालन कुट्टी ने अपने दोनों साथियों को अपनी भाषा में कुछ कहा। वे वहां से चले गए। फिर कुट्टी उन दोनों को लेकर भीतर एक केबिन में पहुंचा और मध्यम रोशनी का बल्ब ऑन कर दिया। लाइट मत जलाओ, ये रोशनी बाहर नहीं जाएगी। बाहर से किसी को पता न चल सकेगा कि यहाँ रोशनी हो रही है। बोट को कोई पहचान नहीं पाएगा कि समुद्र में बोट है। गोपालन कुट्टी विश्वास भरे स्वर में कह उठा। तभी बोट का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। फिर हल्के से झटके के साथ समुद्र में आगे बढ़ गई। वामन कुर्सी पर बैठा और सिगरेट सुलगाकर कुट्टी को देखा। गोपालन कुट्टी 30 बरस का स्वस्थ सख्त शरीर वाला व्यक्ति था। काला जैसा रंग, चमकती आंखें, सिर के छोटे छोटे घुंघराले बाल, कमीज और पैंट में था वो। बीते 8 सालों से वो घेवरा के लिए काम कर रहा था और कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। वीर सिंह दूसरी कुर्सी पर जा बैठा था। मैं चाय बनवाता? जरूरत नहीं, वामन बोला। तेरे को पता नहीं हम किस काम के लिए आए हैं? कुट्टी की गंभीर निगाह वामन पर टिक गई। बीच के जिस हिस्से पर हम जा रहे हैं वहां कल दिन में हमारा एक शिकार आने वाला है। वो 24 घंटे वहां रहेगा। इस बीच हमने उसे खत्म करना है, वामन ने कहा। इसके लिए आप दोनों को आने की क्या जरूरत थी? मुझे कह देते, कुट्टी बोला। वो तुम्हारे बस का नहीं है, वीर सिंह बोला। गोपालन कुट्टी की आंखें सिकुड़ी। कौन है वो? मुखिया। मुखिया? कुट्टी के होठों से अजीब सा स्वर निकला। वो कल इधर आने वाला है? आता रहता है इधर, और तुम्हें कभी खबर नहीं हुई? सच में नहीं हुई। मंजिल से कुछ पहले ही बोट का इंजन बंद कर दिया कि इंजन की आवाज न गूंजे। बोट लहरों के संग डोलती आगे बढ़ी। कुट्टी के दोनों आदमी कभी कभार चप्पू भी चला देते थे। काफी मेहनत के पश्चात बोट एक किनारे के पास जा पहुंची। अंधेरे में डूबा था वो किनारा। बामन और वीर सिंह पहले ही बाहर आ खड़े हुए थे। वो जगह यही है जहां हमें आना था? वामन ने पूछा। नहीं, वो उस तरफ है। मैंने सावधानी के नाते बोट को यहाँ रोक लिया है। मैं उधर पैदल ले चलता हूँ। बोट रुक चुकी थी। वे तीनों बारी बारी बोट से कूदे और किनारे के जरा जरा पानी में पैर रखते जमीन पर पहुंच गए और पैदल ही आगे बढ़ गए। समुद्र से टकराकर आती ठंडी हवा इस वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। तुमने वो जगह पहले से देख रखी है? वीर सिंह ने पूछा। ठीक से याद नहीं, शायद देख रखी है, गोपालन कुट्टी सोच भरे स्वर में कह उठा। वहां 300 गज के घेरे में 2 मंजिला मकान बना हुआ है जो कि समुद्र से 500 फीट की दूरी पर है। उसके 3 तरफ छोटी छोटी मखमली घास है, चौथी तरफ समुद्र। खूबसूरत फूलों की क्यारियां और नारियल के पेड़ लगे हैं। और भी कई बातें हैं परंतु मुझे याद नहीं। इतना ही ध्यान आ रहा है अभी। मेरे ख्याल में तुम वहां जा चुके हो, वामन ने कहा। एक बार गया था, 2-3 साल हो गए। एक आदमी से ड्रग्स की खेप लेनी थी तो उसने मुझे वहीं बुलाया था। पूछने पर उसने बताया कि कुछ दिन के लिए उसने वो जगह किराए पर ली है। लेकिन तुम कहते हो कि वो मुखिया की जगह है। हो सकता है तुम्हें तब ड्रग्स मुखिया के आदमी ने दी हो। वो नहीं जानते हो कि तुम घेवरा के लिए काम करते हो। शायद ऐसा ही हो। अब वे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से निकल रहे थे। समुद्र उनसे कुछ दूरी पर था। लहरों के किनारे से टकराने की आवाज उनके कानों में पड़ रही थी। अंधेरे की वजह से ठीक से नजर नहीं आ रहा था। सबसे आगे गोपालन कुट्टी था। उसके पीछे पीछे ही वे दोनों चल रहे थे। वक्त क्या हुआ है? वीर सिंह ने पूछा। रात का 1 बजा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त मुखिया की उस जगह पर कौन होगा? जैसा कि तुमने बताया कि कल मुखिया वहां पहुंच रहा है, तो अब तक तो उस जगह पर मुखिया के खास आदमी पहुंच चुके होंगे। सारी जगह को उन्होंने अपने घेरे में ले लिया होगा। शायद ऐसा ना भी हो, पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। ये ठीक कह रहा है कि उस जगह को मुखिया के आदमियों ने घेरे में ले लिया होगा, वामन बोला। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, वीर सिंह बोला, क्योंकि मुखिया यहाँ अक्सर गुपचुप आता रहता है। अपने आने पर वो वहां पर ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहेगा कि वहां पर ज्यादा लोग पाकर आसपास के लोग उस जगह के बारे में सोचें। तेरी बात भी ठीक हो सकती है, वामन ने सिर हिलाया। अंधेरे में वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। किसी जगह रास्ता साफ था तो कहीं उबड़ खाबड़। कुट्टी, तू जब वहां गया था तो कितने लोगों को देखा था? 2 या 3। एक वो जिससे मिला, दूसरा जो चाय लाया था,
और तीसरा भी नौकर ही था, झाड़ पोंछ कर रहा था। उनके बीच चुप्पी रही। आखिरकार गोपालन कुट्टी ठिठका तो वे दोनों भी ठिठक गए। वो है जगह जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दोनों की निगाह सामने उठी। चंद्रमा की रोशनी में वो जगह पेड़ों से घिरी घिरी लग रही थी। पेड़ों के बीच में से वो 300 गज का मकान जरा जरा करके नजर आ रहा था। वो सब कुछ अभी 300 फीट दूर था। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। चल बामन, वीर सिंह की आवाज में सख्ती आ गई। मैं भी चलूं? कुट्टी कह उठा। बाहर भी एक आदमी चाहिए, जरूरत पड़े तो तब ही भीतर आना। कुट्टी ने अंधेरे में सिर हिलाया। वीर सिंह 2 कदम आगे बढ़ा। वामन वहीं खड़ा रहा। वीर सिंह ने पलटकर उसे देखा। वामन उसे ही देख रहा था। क्या हुआ? वीर सिंह ने पूछा। तू वहां क्या करने जा रहा है? वामन ने शांत स्वर में पूछा। चंद्रमा की रोशनी में वीर सिंह वामन को देखने लगा। हम वहां झगड़ा करने या जीत का झंडा लगाने नहीं जा रहे। हम उस जगह को देख लेना चाहते हैं जहां कल मुखिया आएगा, ताकि मुखिया को निशाने पर लेने के बारे में सोचा जा सके कि काम कैसे करना है। वीर सिंह ने अपना गाल खुजलाया, फिर गहरी सांस ली। दोनों जाएंगे तो शोर होगा। या तू जा या मैं, और दोनों ही जाएंगे, वीर सिंह ने टोका। किसी की निगाह से कुछ चूक जाएगा तो दूसरा वो देख लेगा। दोनों ने जगह देख रखी होगी तो सोचने समझने में आसानी होगी। वामन ने आसपास देखते हुए कहा। याद रखना वीर सिंह, हमने वहां अपनी ताकत नहीं दिखानी है। अगर हमें वहां किसी ने भी देख लिया तो हो सकता है मुखिया के आने पर तगड़ा पहरा लग जाए। हमें चुपचाप जाकर चुपचाप ही वापस आ जाना है। यही हमारी जीत होगी। समझ गया मैं, वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तू अपनी रिवाल्वर कुट्टी को दे दे। भीतर कहीं गुस्से में तू फायर न कर दे। जल्दबाजी करता है तू। बैंकॉक में अगर गन पर तू होता तो तूने घेवरा साहब को मुखिया समझकर गोली चला देनी थी। तब गलती मेरी ना होती। यहाँ जल्दबाजी मत दिखाना, बामन ने गंभीर स्वर में कहा। मुखिया को निशाने पर लेने के लिए हमें अभी कई चीजें तय करनी हैं, लेकिन पहले हम वो जगह अच्छी तरह देख लें जहाँ मुखिया ने आकर ठहरना है। वहाँ एहतियात के तौर पर पहरा भी हो सकता है, गनमैन हो सकते हैं। हमने ये कोशिश करनी है कि कोई हमें ना देखे। वीर सिंह चुप रहा। वामन ने गोपालन कुट्टी को देखा। भीतर के लिए तू कोई खास बात बताना चाहता है क्या? मेरे पास बताने को कुछ नहीं है, कुट्टी ने सोच भरे स्वर में कहा। हम जा रहे हैं, उधर कुछ भी हो तेरे को बीच में आने की जरूरत नहीं है। हम वहां झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। गोपालन कुट्टी ने सिर हिला दिया। इसकी बातों पर मत जाना, वीर सिंह बोला। हम भीतर मरने नहीं जा रहे। अगर शोर शराबा हो तो बेशक भीतर आ जाना। वामन इस बार कुछ नहीं बोला। दोनों आगे बढ़े। कुट्टी पीछे रह गया, वहीं खड़ा रहा। अगले दिन सुबह 11 बजे वीर सिंह की आंख खुली। उसने पास ही पड़े वामन को देखा जो अंडरवियर डालकर सोया हुआ था। दोनों उसी बोट के केबिन में गहरी नींद में डूबे थे। बाहर की रोशनी से महसूस हो रहा था कि सूर्य निकला हुआ है। आंखें मलता वीर सिंह कुछ देर सोचों में डूबा रहा। फिर उस केबिन से बाहर निकलकर बोट के खुले हिस्से में पहुंचा तो धूप से आंखें चौंधिया गईं। सूर्य की रोशनी तपती सी लग रही थी। पानी मोटी मोटी लहरों के रूप में समुद्र पर हिल रहा था। पानी में पड़ती सूर्य की रोशनी की सुनहरी चमक से जब आंखें टकराती तो पलों के लिए आंखें बंद हो जाती। हवा नहीं के बराबर चल रही थी, परंतु पानी की उठापटक महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से धूप की तपिश कम चुभ रही थी। वीर सिंह ने आंखें मिचमिचाते हुए समुद्र में नजरें दौड़ाई और सिगरेट सुलगा ली। बोट में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। उस वक्त बोट समुद्र के अनजान किनारे पर पानी में खड़ी डोल रही थी। 15 फीट दूर खूंटे को जमीन में गाड़कर रस्से से उसे बांध रखा था कि पानी की लहरें बोट को कहीं दूर न ले जाएं। कुछ कच्ची जमीन के बाद जंगल था, उजाड़ सुनसान जंगल। समुद्र के बीच 1 किलोमीटर की जगह में फैला यह ऐसा टापू था जो बीते 7 सालों तक पानी में कहीं गुम हो गया था, और 2 साल पहले अचानक ही एक सुबह पुनः नजर आने लगा था। लोगों को भय था कि यह टापू पुनः समुद्र में न चला जाए, इसलिए यहाँ रहने कोई ना आता था। तभी पीछे आहट पाकर वीर सिंह फौरन पलटा। वामन नींद से उठ आया था। वो अभी तक अंडरवियर में ही था। वीर सिंह की तरह उसकी भी आंखें लाल थीं। सुबह 7 बजे वे सोए थे। मात्र 4 घंटे मिले थे उन्हें सोने को। कब उठा? वामन बोला। अभी।
सिगरेट? वीर सिंह ने उसे सिगरेट दी। वामन ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। वक्त क्या हुआ है? 11:15। मुखिया लंच तक वहां पहुंचेगा। हमारे पास 2-3 घंटे हैं। दोनों की नजरें मिली। करना क्या है? वामन कुछ पल चुप रहकर वीर सिंह कह उठा, रात हमने वो सारी जगह देखी, कुछ खास नहीं था वहां, साधारण सी जगह है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि मुखिया वहां ठहरता होगा, लेकिन दलाल हमसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने हमसे जो कहा है सच कहा है। मुखिया की इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, शायद उसके खास 2-3 लोग। ऐसा हो सकता है मुखिया आज दोपहर में वहां आएगा तो हम आसानी से उसे घेर कर खत्म कर सकते हैं। वो अकेला नहीं होगा, कुछ लोग अवश्य उसके साथ होंगे। मेरे ख्याल में तो वो भीड़ के साथ वहां नहीं आएगा, चुपके से आना और जाना पसंद करेगा। वो आराम करने आ रहा है, चंद घंटे चैन से बिताना चाहता है, तभी आराम कर पाएगा जब अकेला होगा। दोनों पुनः एक दूसरे को देखने लगे। वो अकेला हो या 10 हो उसके साथ, उसे घेर कर मारने में खतरा है। वो मुखिया है तो आसान और सुरक्षित रास्ता तो यही है कि दूर से सब्र के साथ उसका निशाना लिया जाए। तभी उसके कानों में बोट के इंजन की आवाज़ पड़ी। दोनों की निगाह दूसरी तरफ घूमी। नीले रंग की छोटी मोटर बोट तेजी से पानी को चीरती उनकी तरफ बढ़ी आ रही थी। कुट्टी होगा, बामन बोला। उसकी नजरें पास आती बोट पर टिकी रहीं। बोट पास आ पहुंची। उस पर गोपालन कुट्टी न होकर रात वाले उसके दोनों साथी थे। उठ गए? एक ने उन्हें देखते ही मुस्कुराकर कहा। जवाब में वीर सिंह ने सिर हिला दिया। उन्होंने बोट के साथ बोट सटाई और एक उनकी बोट पर आ गया। हाथ में चाय का थर्मस था। सुन, वो अपने दूसरे साथी से बोला, उधर 2 कुर्सियां खोल। उस व्यक्ति ने बोट में रखी 2 फोल्डिंग कुर्सियां उठाई और बोट से पानी में उतरा और चलता हुआ सूखी जमीन पर जा पहुंचा। वहां दोनों कुर्सियां खोल दी। आप दोनों कुर्सियों पर बैठो, मैं चाय गिलासों में डाल के लाता हूँ, थर्मस वाला बोला। वीर सिंह और वामन बोट से उतरकर कुर्सियों पर जा बैठे। कुट्टी कहाँ है? पास खड़े व्यक्ति से वामन ने पूछा। काम पर है, कह रहा था 12 बजे तक इधर आएगा। चाय आ गई। दोनों ने भरे गिलास थामे, घूंट भरा। कुट्टी से पहले बात करनी हो तो? वामन ने उन्हें देखा। फोन है अपने पास, काम करता है, लगाऊं क्या? एक ने तुरंत जेब से मोबाइल फोन निकाल कर कहा। लगा। वो कुट्टी से बात करने के लिए उसके नंबर मिलाने लगा। ऐसी कौन सी जगह है वहाँ कि उधर से हम मुखिया का निशाना ले सकें? इसके बारे में ध्यान नहीं दिया। नारियल के पेड़ पर चढ़कर? नहीं, नारियल के पेड़ पर चढ़ा बंदा फौरन नजर आ जाता है। वहाँ छिपने के लिए पर्याप्त पत्ते नहीं होते। तो मुखिया के उस ठिकाने के आसपास के मकान की 2 या 3 मकान हैं उधर पास में, वामन बोला। बाएं तरफ का मकान सिर्फ 100 गज दूरी पर है। दाईं तरफ कुछ जगह छोड़कर मकान बना हुआ था। पास में कोई और भी हो तो नहीं मालूम। रात में इस बारे में ज़्यादा नहीं देख पाए। अभी चलते हैं, देख लेंगे। कुट्टी जानता होगा। हाँ, आसपास की सही पोजीशन का उसे पता। तभी नंबर मिलाता आदमी कह उठा, हेलो कुट्टी साहब। हाँ, लो बात करो, कहकर उसने वीर सिंह की तरफ फ़ोन बढ़ाया। वामन ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन लिया और बात की। कहाँ हो? थोड़ा सा ज़रूरी काम था, निकल गया, आ रहा हूँ। कोई हुक्म हो तो कहो। 2 पल चुप रहकर वामन बोला, मुखिया को खत्म करना है, दोपहर तक वो वहाँ आ जाएगा। मैं खत्म करूँ उसे? कुट्टी की आवाज़ आई। नहीं, ये काम हम ही करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि कैसे मुखिया को आसानी से मारा जा सकता है? मेरे ख्याल से जब वो वहां पहुंचे तो उसे घेर कर खत्म कर देना चाहिए। उसके साथ आदमी होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 5-10 होंगे। मैं 20 आदमी दे देता हूँ इस काम के लिए। बोलो। फोन कान से लगाए बामन चाय का घूंट भरते समुद्र पर नजरें दौड़ाता रहा। कुट्टी? हाँ, मुखिया इधर आराम करने आ रहा है, वो बाहर भी निकलेगा। निकलना तो चाहिए। पास जाने पर खून खराबा होगा, शोर होगा, और मैं चाहता हूं ये काम चुपके से हो जाए। गोपालन कुट्टी की आवाज नहीं आई। अगर दूर से किसी ठिकाने से उसका निशाना लिया जाए तो? सोचना पड़ेगा। आसपास की जगहों की क्या पोजीशन है? दाएं बाएं तो मकान है, तीसरी तरफ समुद्र और चौथी तरफ भी दूर 2 मकान हैं।
कहाँ से हमारा काम बढ़िया होगा, सोचना पड़ेगा। मुखिया के वहाँ कितने नौकर हैं? 2 को तो रात को हमने नींद में डूबे देख लिया है। 3 हैं शायद, एक सफाई के लिए, 2 खाना बनाने के लिए। दरबान? उनमें से जिसे फुर्सत होती है वो दरबान का काम कर देता है। मुखिया ने जानबूझकर वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रखे कि बाहरी लोगों की नज़रें उस तरफ न टिके, आसपास शांति ही रहे। तू कब वापस फ़ोन करता है? कुछ देर बाद। वामन ने फ़ोन बंद करके गोद में रखा और चाय का घूंट भरा। मेरे ख्याल से मुखिया को घेर कर भी हम खत्म कर सकते हैं। इसके लिए देखना होगा कि उसके साथ कितने आदमी आते हैं और सुरक्षा के वहाँ पर वो क्या इंतजाम करता है। वीर सिंह ने वामन को देखा और शांत स्वर में कह उठा, जैसे भी काम करना हो बता देना, मुझे किसी भी तरह से काम करने में कोई ऐतराज नहीं है। उन्होंने चाय समाप्त की थी कि फ़ोन बजा। वामन ने बात की। कुट्टी था उधर। अजीब सी बात पता चली। कुट्टी की आवाज़ आई। क्या? कोई बताता है कि आसपास के मकानों का मालिक भी वो मकान वाला ही है। तुम्हारा मतलब कि मुखिया? वामन के होंठों से निकला। हाँ। वीर सिंह वामन को देखने लगा। बताने वाले को कैसे पता? वो उधर झोपड़ी में रहता है। उसने बताया कि जब उस मकान वाला आता है तो आसपास के चारों मकान आबाद हो जाते हैं, वहाँ पर लोग नजर आने लगते हैं। जब उस मकान वाला चला जाता है तो उन मकानों के लोग भी चले जाते हैं, फिर वहाँ कोई नजर नहीं आता। उसने कई बार तब उन मकानों से लोगों को निकलकर मकान वाले के यहाँ जाते देखा है। गोपालन कुट्टी का शांत स्वर वामन के कानों में पड़ा। वामन के होंठ भिज गए। तुम्हारा मतलब कि आसपास के मकान मुखिया के टावर का काम करते हैं? वामन गंभीर स्वर में बोला। मुखिया जब वहाँ आता है तो आसपास के मकानों में उसकी सुरक्षा के लिए आदमी पहुँच जाते हैं और 24 घंटे नजर रखते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। मतलब कि मुखिया की मौजूदगी के दौरान उसकी जगह पर कदम रखना मौत को बुलाना है। हाँ, वे लोग बिना वार्निंग के शुरू हो सकते हैं। फिर क्या कहते हो? दूर से ही निशाना लेना बढ़िया होगा। उसके लिए वहाँ की कोई बढ़िया जगह तय करनी होगी और हमें गन के साथ टेलीस्कोप भी चाहिए। मेरे पास सारा सामान है, मैं जगह की तलाश करता हूँ। तुम इधर मत आना, दिन चढ़ता जा रहा है। हम वहीं आते हैं जहाँ रात को बोट खड़ी की थी। ठीक है, वहीं मिलूंगा। जगह तय कर लेना या मिलकर तय कर लेंगे, वामन ने कहा और फ़ोन बंद करके दोनों आदमियों को देखा। हमने वहाँ चलना है जहाँ रात हमने बोट रोकी थी, किनारे पर। और समझ गए। 5 मिनट में ही वे सब रवाना हो गए। 3 एक बोट पर थे और चौथा दूसरी बोट पर पीछे पीछे आ रहा था। इस बीच वामन वीर सिंह को सब कुछ बता चुका था। अब बात बनी, वीर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने भी कई बार सोचा था कि मुखिया जैसा इंसान अकेला कैसे आकर वहां रहेगा। अब पता लगा कि आसपास के मकान उसकी सुरक्षा के लिए टावर का काम करते हैं। बोट तेजी से सूर्य से चमकते समुद्र पर भाग रही थी। काफी पीछे दूसरी बोट थी। आसान नहीं होगा मुखिया का निशाना लेना, वामन गंभीर स्वर में बोला। निशाना लेना तो आसान ही होगा। वीर सिंह ने वामन को देखा। मुखिया को खत्म करना कठिन नहीं है तो कठिन क्या है? मुखिया को मारने के बाद अपनी जान बचाना। वीर सिंह बराबर उसे देख रहा था। वामन के होंठ भिज गए। कुछ देर चुप्पी रही। मैं मुखिया को मार देना चाहता हूँ, आखिरकार वामन ने कहा। तू भी मरेगा। घेवरा साहब ने कह दिया है कि ये काम हर हाल में पूरा करना है, इसमें बेशक मेरी जान ही क्यों न चली जाए। सोच ले वामन, इसमें सोचने को कुछ नहीं है। घेवरा साहब के मुझ पर बहुत एहसान है जिन्हें मैं नहीं भूल सकता। तू गंभीर है? हाँ। वीर सिंह कुछ बेचैन दिखा। जो मन में आए कर, वीर सिंह बोला। इस तरह तो तू मुखिया को आज खत्म कर लेगा। वामन कुछ नहीं बोला। मैं कोशिश करूंगा कि तेरे को किसी तरह वहां से बचा। तेरे को आगे आने की जरूरत नहीं वीर सिंह, वामन ने शांत स्वर में कहा। आगे जो भी आएगा मरेगा। तुम्हें तब दूर ही रहना है। मैं निकल सका तो खुद ही निकल जाऊंगा। करना कैसे है पता नहीं, कुट्टी के साथ मिलकर ही तय होगा। वो यहाँ का स्थानीय व्यक्ति है। ऐसा कोई रास्ता सोच कि काम हो जाए और तेरी जान को भी खतरा ना हो, वीर सिंह गंभीर स्वर में बोला। मुखिया को मारना है तो शायद अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। इस तरह शिकार करने का क्या फायदा कि अपनी जान। घेवरा साहब के एहसान चुक जाएंगे, उनके आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। तेरी बात है, तू जान, वीर सिंह शब्दों को चबाकर बोला।
मुझ पर किसी के कितने भी एहसान हों, अपनी जान देकर कभी भी उन एहसानों को नहीं चुकाऊंगा। पहले जान, बाद में एहसान। बामन मुस्कुरा पड़ा। देखते हैं कोई और रास्ता सामने आ जाए मुखिया को खत्म करने का, वीर सिंह ने कहा। कितनी दूर है वो तट जहां हमें पहुंचना है? वामन बोला। वीर सिंह ने ऊंचे स्वर में ये बात उस व्यक्ति से पूछी जो बोट चला रहा था। उसने बताया कि वहां तक पहुंचने में अभी 20 मिनट और लगेंगे। मैं कपड़े पहन लूं? कहने के साथ ही बामन केबिन की तरफ बढ़ गया। उनकी दोनों बोट्स वहां पहुंची तो गोपालन कुट्टी को पहले ही उस वीरान टापू पर खड़े पाया। वो अकेला था और बोट से नहीं आया था, कार से आया था, जो कि उस तरफ कुछ दूर सड़क पर खड़ी थी। वहां की क्या पोजीशन है? अभी तक तो कोई हलचल नहीं है, सब कुछ शांत ही नजर आ रहा है। मेरा एक आदमी वहां नजर रख रहा है और आसपास के मकान, वहां भी कुछ नहीं है, सब कुछ शांत है। गोपालन कुट्टी बोला। वो वहां पक्का आएगा क्या? खबर तो यही है हमारे पास, बामन बोला। चलो उधर मेरी कार तक, बड़े कागज पर मैंने वहां का नक्शा बनाया है, उसे देखो, उस पर गौर करो। तीनों एक तरफ बढ़ गए। तुमने क्या सोचा कि मुखिया को कैसे खत्म कर सकते हैं? वीर सिंह ने पूछा। सोचा, लेकिन कोई रास्ता समझ नहीं आया। क्यों? आसपास के 3-4 मकानों पर उसके आदमी हर वक्त मौजूद रहेंगे, उनकी गनें तैयार होंगी। उस जगह पर मुखिया का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, कुट्टी ने गंभीर स्वर में कहा। दूर से भी मुखिया को उड़ाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, कुट्टी ने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मुखिया वहां पहुंचकर टहलने तो बाहर निकलेगा नहीं जो कि उसे शूट किया जा सके। कम से कम सामने की तरफ तो वो निकलेगा ही नहीं। वहां की तरफ आने की तो उसे जरूरत ही नहीं होगी, गोपालन कुट्टी सोच भरे स्वर में कह उठा। वो ज्यादा से ज्यादा समुद्र की तरफ निकलेगा, जो कि 300-400 फीट दूर है, और उस जगह पर या समुद्र में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से छिपकर मुखिया को निशाने पर लिया जा सके। सीधा खाली समुद्र है, वहां पर एक हाथ ऊपर भी कोई चीज नजर आएगी, वो लोग फौरन उसे देख लेंगे। उसके आदमी हर तरफ नजर रखेंगे। हाँ, वे लोग पेड़ों के बीच में से निकलते हुए कच्चा रास्ता पार कर रहे थे। उस वीरान जगह पर कोई व्यक्ति नजर न आ रहा था। पक्षियों की आवाजें अवश्य सुनने को मिल रही थी। मुखिया को तैरना पसंद है? वीर सिंह बोला। मैं नहीं जानता, कुट्टी बोला। वीर सिंह ने बामन को देखा। मुझे भी नहीं पता। अगर वो समुद्र में तैरने का शौक रखता है तो उसे आसानी से मारा जा सकता है, वीर सिंह ने कहा। पानी के भीतर से उसके पास पहुंचकर? बामन बोला। वीर सिंह ने सिर हिला दिया। ये आसान रास्ता है, गोपालन कुट्टी चलते चलते दोनों पर निगाह मारकर कह उठा। उस वक्त जो मुखिया के पास जाएगा वो तो तैयार होकर जाएगा, ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा रखा होगा, हथियार भी पास में होंगे। मुखिया को तब आसानी से पानी के भीतर खींचा जा सकता है। अगर नीचे 2 व्यक्ति होंगे तो किसी भी हाल में ना तो बच सकेगा न मुकाबला कर सकेगा। मेरे ख्याल में मुखिया को खत्म करने का ये आसान और सुरक्षित रास्ता होगा। कुछ खामोशी के बाद बामन बोला। सवाल ये है कि क्या वो समुद्र में तैरने निकलेगा? वीर सिंह बेचैन हुआ। बोला, हमें ये भी पता नहीं है कि वो तैरने का शौक रखता है या नहीं। ये उसकी व्यक्तिगत जिंदगी की बातें हैं, इस बारे में हमने किसी से कुछ नहीं सुना, कभी पता करने की भी चेष्टा नहीं की। ये बात उस मकान के नौकर बता सकते हैं कि जब वो यहाँ आता है तो क्या समुद्र में तैरने जाता है। नौकरों को छेड़ने की गलती कभी मत करना। नाजुक वक्त है, मुखिया के वहां पहुंचने का वक्त पास आता जा रहा है। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि मुखिया को वक्त से पहले सतर्क होने का मौका मिले। सामने सड़क और कार नजर आने लगी। पहले वहां का नक्शा देख लो जो मैंने बनाया है, कुट्टी बोला। ये नोट करना कि क्या नक्शे में कोई गुंजाइश नजर आती है कि मुखिया तक आसानी से पहुंचा जा सके। बाकी बातें उसके बाद करेंगे। बामन के चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। तू क्या सोच रहा है? वीर सिंह ने एकाएक पूछा। ये ही कि अगर मुखिया वहां समुद्र में तैरने जाता हो तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। मुझे ये सब इतना आसान नहीं लगा, वीर सिंह गंभीर स्वर में कह उठा। चार कारों का काफिला पहुंचा वहां। एक कार बाएं वाले मकान में जा पहुंची, दूसरी दाएं वाले मकान की तरफ बढ़ गई,
तीसरी सामने नजर आ रहे मकान की तरफ चली गई थी। चौथी कार उस मकान के पोर्च में आकर रुकी। एक नौकर बाहरी गेट पर खड़ा था। कार भीतर आने के पश्चात वो गेट को बंद करने में लग गया था। वो साधारण सी कार थी जिसके शीशे काले थे। उस कार की हालत देखकर किसी को ये बताया भी जाए कि उसमें मुखिया है तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि पुराने मॉडल की कार की हालत ही ऐसी थी। कार रुकते ही आगे के दोनों दरवाजे खुले और दो व्यक्ति बाहर निकले। एक ने पीछे वाला दरवाज़ा खोला तो मुखिया बाहर निकला। नमस्कार मालिक, पास ही खड़े दोनों नौकरों ने कहा। मुखिया ने उन्हें देखकर सिर हिलाया, मुस्कुराया। कार से बाहर निकलने वाले दोनों व्यक्ति सावधान खड़े थे। मुखिया ने उन्हें इशारा किया तो वो दोनों उसी पल भीतर प्रवेश कर गए। बंगले में कोई है? मुखिया ने नौकरों से पूछा। नहीं मालिक। गेट बंद करने वाला नौकर भी पास आ गया। कैसे हो बनारसी? दया है आपकी मालिक, वो दोनों हाथ जोड़कर कह उठा। आज क्या खिला रहे हो? मुखिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मालिक, मैं नहीं बताऊंगा। बनारसी भी मुस्कुराया। आप ही बताइएगा कि ये क्या खाया है। मुखिया की निगाह बंगले के बाहर गई तो बाईं तरफ वाले मकान की छत पर दो आदमियों के सिर दिखाई दिए तो वो समझ गया कि उसके आदमी जगह ले चुके हैं। तभी बंगले में गए दोनों आदमी बाहर आए और गर्दन हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक है, वो भीतर जा सकता है। मुखिया भीतर प्रवेश कर गया और बंगले के काफ़ी बड़े सजे हुए ड्राइंग रूम में पहुंचा। वो दोनों व्यक्ति कार के पास ही थे और डिग्गी खोलकर मुखिया का सूटकेस निकाल रहे थे कि तभी एक के फ़ोन की बेल बजी। दो कदम पीछे हटकर उसने मोबाइल फ़ोन निकाला। तब तक वहाँ खड़ा नौकर मुखिया का सूटकेस भीतर ले गया। हेलो, उसने फ़ोन कान से लगाया। मुरली, दूसरी तरफ से आवाज़ आई। कौन है तू? ये पूछ फ़ोन क्यों किया? दो पल के लिए मुरली की आंखें सिकुड़ी, फिर बोला, क्यों फ़ोन किया? तेरा मुखिया मरने वाला है। क्या? हिल गया? उधर से बात करने वाला व्यक्ति हंसा। मुखिया साहब के बारे में क्या बोलता है तू? मुरली कठोर स्वर में कह उठा। वो मरने वाला है। तू तू मारेगा? मुरली गुर्राया। गुस्सा मत कर, मुखिया जैसे इंसान से मेरा क्या वास्ता? मैं क्यों मारूंगा? वो मारेगा। वो कौन? पहले मुखिया से पूछ, मुझे खबर देने का क्या देगा? 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ। बता तेरे को क्या चाहिए? उधर से फ़ोन बंद कर दिया गया। कोई मुखिया साहब को मारना चाहता है, कहते हुए वो भीतर की तरफ बढ़ गया। मुखिया ड्राइंग रूम में ही था। मुरली ने सारी बात मुखिया को बताई। मुखिया मुस्कुरा पड़ा। उससे कहो, अगर खबर सच है तो मुँह मांगी रकम दी जाएगी। मुरली ने सिर हिलाया। वो है कौन? मैं नहीं जानता। मुखिया के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर बोला, उससे मेरी बात कराना। मुरली ने सिर हिलाया और वहीं खड़ा रहा। मुखिया कुछ कदम हटकर सोफा चेयर पर जा बैठा था। ठीक 10 मिनट बाद फ़ोन बजा। मुरली ने बात की। हाँ, मैं हूँ, वही आवाज़ आई। मुखिया से पता किया कि खबर देने का मुझे क्या मिलेगा? मुरली फौरन मुखिया के पास पहुँचा और फ़ोन उसे दिया। मुखिया ने फ़ोन लेकर बात की। कौन हो तुम? पल भर के लिए लाइन पर चुप्पी रही, फिर आवाज़ आई। वो कहाँ है मुरली जिससे मैं बात कर रहा था? पास ही है, मुखिया शांत स्वर में बोला। तू उसे फ़ोन दे। तू बीच में क्यों आया? नाम क्या है तेरा? मुखिया। मुखिया? आवाज़ में अचानक लड़खड़ाहट आ गई थी। घबरा मत, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। तेरे को मेरे से डरने की ज़रूरत नहीं। जवाब में कोई आवाज़ नहीं आई। तूने बताया कि कोई मेरे को मारेगा यहाँ। अगर तेरी बात सही है तो तेरे को तगड़ा पैसा मिलेगा। कितना? क्या चाहता है? मुखिया शांत था। सोचा नहीं, सोच लेना। अब ये बता, कौन मारेगा मुझे? आवाज़ नहीं आई। जानता नहीं? मुखिया बोला। जानता हूँ, तो बता। जान लेने के बाद तू मेरे को पैसा नहीं देगा, मेरी आवाज़ भी पहचानने से इनकार कर देगा। ऐसा है तो मेरे पास आ, अभी पैसा ले और खबर दे। मेरा दोस्त बनकर आ। नहीं आऊँगा। क्यों? तो तू मुझे मार देगा। मैं फ़ोन बंद करता हूँ। इसके साथ ही उसने फ़ोन बंद कर दिया। होंठ सिकोड़े मुखिया ने कान से फ़ोन हटाया और मुरली को थमा दिया। मुरली की निगाह मुखिया पर थी। वो मुखिया पीठ पर हाथ बांधे टहलता कह उठा। मुझे फ़ोन पर पाकर डर सा गया। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ओह, वो फिर फ़ोन करेगा, तुमसे बात करेगा, मुखिया ने गंभीर स्वर में कहा। मुरली ने सिर हिलाया। ये बात सब तक पहुंचा दो कि इधर गड़बड़ हो सकती है। आसपास की एक एक जगह चेक करो। जी, कहते हुए मुरली बाहर निकल गया।
मुखिया ने नहाकर निक्कर और टी शर्ट डाली और फुर्सत पाकर डाइनिंग टेबल पर जा पहुंचा। 2 बज रहे थे। टेबल पर लंच लगा था। उसने लंच लिया, पास खड़े नौकर से हल्की फुल्की बातें करते हुए। 2:45 पर वो लंच से फुर्सत पाकर अपने बेडरूम में पहुंचा, जो पहली मंजिल पर था। मोबाइल फ़ोन उठाकर उसने विक्टर का नंबर मिलाया और बात की। काम हुआ विक्टर? उन दोनों की बात कर रहे हैं? हाँ, देवराज चौहान और जगमोहन के बारे में तुमसे पूछ रहा हूँ। सब ठीक है सर, काम लगभग खत्म हो चुका है। मैं जो उन्हें सिखाना चाहता था, बताना चाहता था, वो सीख चुके हैं। अगर आप 2 दिन और मुझे दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर आप 2 दिन और मुझे दे दें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैं कब आऊँ? कल के बाद आप उन दोनों के लिए कभी भी आ जाइए। परसों आऊँगा मैं। कहने के साथ ही मुखिया ने मोबाइल बंद किया। अब वो एक ही बात सोच रहा था कि अगले चंद दिनों में वो ज़रूरत से ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा। देवराज चौहान और जगमोहन को लेकर जब अंतरिक्ष यान रवाना होगा तो उसे अपना अधिकतर समय यान की देखरेख में कंट्रोल रूम में बिताना होगा। यूं ये काम उसके सहायक भी कर सकते थे, परंतु वे किसी मौके पर यान की निगरानी में लापरवाही कर सकते थे, जो कि अंतरिक्ष यान के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। जबकि मुखिया अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम को कामयाब होता हुआ देखना चाहता था। तभी दरवाजे पर बनारसी दिखा। मालिक, काफ़ी लाऊं? नहीं, मुखिया ने कहा, अभी मैं आराम करूंगा। 4:30 बजे काफ़ी ले आना। बनारसी चला गया। मुखिया ने दरवाज़ा बंद किया, बेड पर आ लेटा। सोचों में जाने कब आंखें लग गईं। 4 बजे के बाद ही आंख खुली। बाथरूम में जाकर हाथ मुंह धोया। वापस आया तो मोबाइल की बेल बजी। हेलो, मुखिया ने बात की। मैं मुरली। हमने आसपास सारी जगह बहुत अच्छी तरह देख ली है। हमें ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया कि लगे आपकी जान को खतरा हो सकता है। फिर भी हम सब सतर्क हैं। गुड, मुखिया ने कहा और फ़ोन बंद करके रखा। फिर दरवाज़ा खोल दिया। बनारसी के चाय लाने का वक्त हो रहा था। उसके बाद वो समुद्र की तरफ खुलने वाली खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की खोली। तेज ठंडी हवा का समुद्री झोंका उसके चेहरे से आ टकराया। साथ में समुद्र के नमकीन पानी की महक का भी समागम हुआ। सूर्य पश्चिम की तरफ झुकता जा रहा था, जिसकी वजह से समुद्र और भी चमक रहा था। मुखिया की निगाह समुद्र में दूर दूर तक गई। वो इस वक्त सिर्फ अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहता था। उस अनजाने ग्रह पर जाकर बस जाना चाहता था और इसके लिए ज़रूरी था कि उस ग्रह पर कब्जा करना। उसे विश्वास था कि उस ग्रह पर उसका कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उसने तस्वीरों से महसूस किया था कि वहाँ जंगली लोगों जैसे व्यक्ति ही अधिकतर रहते हैं। ऐसे लोगों पर काबू पा लेना आसान होता है। मुखिया को पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द वो उस ग्रह का मालिक होगा। मुखिया की निगाह हर तरफ घूम रही थी। दूर समुद्र की छाती पर मछली मारने वालों की नौका दूसरी तरफ जा रही थी। मछुआरों की वापसी हो रही थी दिन भर की मेहनत के पश्चात। मुखिया की निगाह समुद्र से हटकर बंगले के आसपास के हिस्से पर फिरने लगी। रंग बिरंगे फूल और नारियल के पेड़ मन को बहुत भले लग रहे थे। हवा के तीव्र झोंके के साथ पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट होती तो मन में गुदगुदी सी उठती। मन को लुभाने वाला नज़ारा महसूस हो रहा था। तभी मुखिया की निगाह खिड़की से ठीक नीचे कच्ची जमीन पर जा टिकी। चंद पलों तक मुखिया वहीं देखता रहा। उसी पल दरवाजे पर आहट हुई और बनारसी काफ़ी का प्याला ट्रे में रखे भीतर आया। मालिक, काफ़ी। बाहर देखते हुए मुखिया ने बनारसी को पास आने का इशारा किया। बनारसी पास आया तो मुखिया ने पलटकर ट्रे में रखा काफ़ी का प्याला उठाया और बोला, इस खिड़की के ठीक नीचे बुझी हुई आधी सिगरेट पड़ी है, जैसे किसी ने उसे जूते से दबाकर बुझाया हो। बनारसी की आंखों में सवाल उभरा। वो मुझे लाकर दो। जी मालिक। बनारसी ट्रे थामे फौरन बाहर निकल गया। मुखिया ने काफ़ी का घूंट भरा। जल्दी ही बनारसी बुझी हुई आधी सिगरेट लेकर वहां आया। एक हाथ में वो सिगरेट और दूसरे हाथ में ट्रे थी। मुखिया ने खिड़की की चौखट पर काफ़ी का प्याला रखा और उसके हाथ से सिगरेट लेकर देखी। वो सिगरेट 10-12 घंटे से पुरानी न थी, ताज़ा थी। विल्स की सिगरेट थी। विल्स की सिगरेट यहाँ कौन पीता है बनारसी? मुखिया ने पूछा। कोई नहीं पीता मालिक। रामू बीड़ी पीता है, कभी कभी सिगरेट का पैकेट भी ले आता है, वो भी सस्ता सा। यहाँ कोई आया था? नहीं मालिक, कई दिन से कोई नहीं आया। मुखिया ने सिगरेट ट्रे में रखी और काफ़ी का प्याला उठाकर घूंट भरा।
इसे टेबल पर रख दो और मुरली को भेजो। मुखिया ने आदेशात्मक अंदाज में कहा। बनारसी ट्रे टेबल पर रखकर बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद मुरली वहां पहुंचा। मुखिया के कहने पर मुरली ने ट्रे में रखी सिगरेट देखी। ये सिगरेट मुझे खिड़की के नीचे बुझी दिखाई दी तो मंगवा ली। ओह, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, शायद 5-10 घंटे पहले की लग रही है। ऐसी सिगरेट यहाँ का कोई नौकर नहीं पीता और बनारसी का कहना है कि कई दिनों से यहाँ बाहर का आदमी नहीं आया। मुरली की आंखें सिकुड़ी। यानी कि बाहरी व्यक्ति यहाँ छुप कर आया, शायद कल रात को। मुखिया बोला, वो इस जगह को देखने आया हो सकता है। स्पष्ट है कि वो फोन सच्चा था कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। मुरली सतर्क दिखा। खतरा आसपास ही है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर सबको खबर कर देता हूँ, हम बहुत सावधान रहेंगे, मुरली बोला। मुखिया का इशारा पाकर मुरली बाहर निकल गया। मुखिया ने काफ़ी समाप्त की और खिड़की बंद कर दी। दिन ढलता जा रहा था। वो एक तरफ पड़ी कुर्सियों पर आराम करने वाले ढंग से जा बैठा। तभी बनारसी ने भीतर प्रवेश किया। मालिक, मुरली 4 आदमियों को छत पर पहरेदारी के लिए छोड़ आया है। वो छत के चारों कोनों पर तैनात हो गए हैं। मुखिया ने सिर हिलाया। आज डिनर में क्या लेना पसंद करेंगे? मैं तुम्हारी पसंद का ही डिनर करूंगा। देखता हूँ तुम क्या बनाते हो, मुखिया ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो मालिक आपको खाने का मज़ा आ जाएगा। कहने के साथ ही बनारसी बाहर निकल गया। रात के 9 बज रहे थे। मुखिया समुद्र की तरफ खुलने वाली खिड़की पर खड़ा अंधेरे में डूबे समुद्र को देखने की कोशिश कर रहा था। हाथ में विस्की का गिलास था जिसमें से वो रह रहकर घूंट भर लेता था। शरीर पर नाइट सूट के रूप में कमीज पायजामा पहन रखा था। अभी अभी समुद्र में बहुत दूर रोशनी चमकती दिखी थी जो कि किसी मोटर बोट या छोटे समुद्री जहाज की हो सकती थी। तभी मुरली ने भीतर प्रवेश किया। आहट पाकर मुखिया पलटा। मुरली पर उसकी नज़रें टिक गई। आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि इस बंगले के आसपास रात भर के लिए 5-7 आदमियों का घेरा डलवा दूँ। मुखिया कुछ पल सोचता रहा, घूंट भरा, फिर सहमति में सिर हिला दिया। उसी क्षण मुरली के फ़ोन की बेल बजी। उसने फ़ोन निकालकर बात की। मुरली, अनजानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कौन? मेरे आदमी ने दिन में तेरे को फ़ोन किया था। मुखिया से भी बात की उसने? हाँ। मुरली सतर्क दिखा। मुखिया से बात करा? क्यों? उसे बात करनी नहीं आती थी। मैं बात करूँगा मुखिया से। वक्त खराब न कर। तू कौन है? मेरा नाम जानकर क्या करेगा तू? मेरे को तो तू जानता तक नहीं। मुखिया से बात करा। मुखिया की निगाह मुरली पर टिक चुकी थी। मुरली कान से फ़ोन हटाकर मुखिया से बोला, दिन में जिसका फ़ोन आया था उसका साथी बोल रहा है, आपसे बात करना चाहता है। मुखिया ने हाथ बढ़ाया। मुरली ने फ़ोन उसे दे दिया। कहो। मुखिया ने फ़ोन कान से लगाया और खिड़की पर पहुंचकर अंधेरे से भरे समुद्र को देखने लगा। कभी कभार कुछ दूरी पर लहरों के उछलने और आपस में टकराने की आवाज़ आ जाती थी। मेरे आदमी ने दिन में फ़ोन किया था, वो ठीक से बात नहीं कर सका। मुखिया के कानों में आवाज़ पड़ी। तुम ठीक से बात कर लो, मुखिया ने शांत स्वर में कहा। मेरे साथी ने ठीक कहा था कि आपकी जान लेने की चेष्टा की जाएगी। वे लोग कामयाब भी हो सकते हैं। क्या इस जानकारी का मुझे कुछ मिलेगा? वैसे आपकी जान बेशकीमती है। क्या चाहते हो? 50 लाख। जानकारी बेशकीमती हुई तो कहते रहो। जो बता रहा हूँ वो आपके काम का ही है। क्या आप समुद्र में तैरने जाते हैं? क्यों नहीं, हर सुबह जाता हूँ। मुखिया के होंठ सिकुड़े। कल सुबह मत जाइएगा वरना आपकी लाश ही बाहर निकलेगी। ये है 50 लाख की जानकारी। अगर आपको लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो बेशक आप सुबह समुद्र में जाकर मेरी बात की सच्चाई जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे 50 लाख मुझे दे दीजिएगा। आने वाली आवाज़ में विश्वास के भाव थे। मुखिया ने गिलास खाली किया और खिड़की की चौखट पर रख दिया। जानकारी 50 लाख की है? आवाज़ मुखिया के कानों में पड़ी। है। मैं कल सुबह जिंदा रहूं या ना रहूं, तुम्हें 50 लाख के हीरे इस बंगले के नौकर बनारसी से अवश्य मिल जाएंगे। मतलब कि सुबह आप समुद्र में तैरने जाने से पहले वो हीरे बनारसी नौकर को दे जाएंगे?
हाँ, मैं मर गया तो भी 50 लाख के हीरे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। कहने के साथ ही मुखिया ने फ़ोन बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके बाद अगले चौथे एपिसोड में आप लोगों से मुलाकात होगी। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में नया हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके और प्लीज़ कमेंट करके मेरे नरेशन के बारे में अवश्य बताएं और मेरा हौसला बढ़ाएं, जिससे कि मैं और अच्छी से अच्छी उपन्यासें अनिल मोहन, वेद प्रकाश शर्मा और इनके अलावा और भी जो लेखक हैं उनकी भी उपन्यासें आपके लिए ला सकूं। अब मिलते हैं मुखिया के चौथे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और अपना ध्यान रखिए।